सीए जो कराता है इंस्टीट्यूट, पहले आपको ये देखना है जो सीए कोर्स है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे आपको नईम भाई ने स्टार्टिंग में बताया, जिस तरह से एमबीबीएस आप कर लेते हो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आप अगर आपको इंजीनियर बनना है प्रोफेशनल तो आप बीटेक कर लेते हो। इसी तरीके से अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको ये सीए कोर्स करना पड़ेगा। अब आएगी बात कि सीए कोर्स कौन करता है। एमबीबीएस के लिए आपको पता है कश्मीर में ट्वेल्थ में आप क्या करते हो, मेडिकल सब्जेक्ट लेते हो और फिर नीट एंट्रेंस देते हो, फिर मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से आप जेडबलई ए आई ट्रिपल ई देते हो और आपके किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, या फिर प्राइवेट में भी आप बीटेक करते हो। एमबीबीएस में आप देखते हो कि जिसका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है वो फिर प्राइवेट में जाते हैं, इंडिया में तो एफोर्ड नहीं कर पाते तो वो बाकी कंट्रीज में जाते हैं। इस ना तरीके से वो किसी ना किसी तरीके से वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं अगर उनका ऐसा होता है। बट सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो आपको ये डिग्री देता है, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इट इज बीइंग सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका ये काम है कि वो पूरा सीए करिकुलम को ही नहीं बल्कि पूरा इकोनॉमी इंडस्ट्री जो होती है उसको भी, उसके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड कर लेती है। बट अल्टीमेटली जो मेन चीज ये कर लेती है, ये आप कंट्री को चार्टर्ड अकाउंट्स देते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट्स फिर कंट्री के जो फाइनेंशियल मैटर्स है उनको देख लेते हैं डिफरेंट एंगल्स में, वो आपको आगे आगे समझ आ जाएगा। अब ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये इनका एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, जिनका ये काम है कि वो एक करिकुलम बनाते हैं कि जिसके थ्रू बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे और वो सारे एग्जाम्स पास करेंगे, तब उनको वो डिग्री दी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं सीए की डिग्री। तो पहली चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए वो ये चीज है कि जो सीए कोर्स है, एक क्वेश्चन हमें आता था जो हम बहुत इरिटेटिंग होता है, आपने सीए कहां से किया है? तो इसका जवाब है कि सीए सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट कराता है इंडिया में, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई ऐसा कॉलेज और वो सब चीज नहीं होता है, ये डिस्टेंस मोड पर है। आप समझ लो जिस तरह से इग्नो से आप कोई डिग्री करते हो, इसी तरीके से आप आईसीए से सीए वाली डिग्री कर रहे हो, और ये डिस्टेंस मोड में, मतलब आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। आपको एक करिकुलम दिया जाएगा, आपको वो पढ़ना है और फिर आपके एग्जाम्स होंगे, वो एग्जाम्स आपको देने, वो एग्जाम्स आपको पास करने। जब ये सारे एग्जाम्स और जो भी बीच में ट्रेनिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक डिग्री देगा, मेंबरशिप देगा, सीए की डिग्री देगा कि आप सीए बन गए, और यू विल आफ्टर दैट यू विल बिकम द मेंबर ऑफ आईसीए, फिर आपको सीए की मेंबरशिप मिल जाती है। तो आई थिंक बेसिक आइडिया तो आपको मिल गया है कि सीए की डिग्री आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया देगा, और ये डिस्टेंस मोड पर है। अब आएगी बात कि भाई ये सीए कब कर सकते हैं? सीए कब कर सकते हैं? कि ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं कि ये हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं? द आंसर इज बोथ। आप इसको सीए ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हो और आप इसको ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम ट्वेल्थ के बाद करें या ग्रेजुएशन के बाद करें, क्या बेहतर रहेगा? तो पहले जरा हम समझ लेंगे कि ट्वेल्थ के बाद करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा, अब ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में तो 3 साल लगा लियो, तो कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा तो मिलना चाहिए। तो उसको जरा समझते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली ट्वेल्थ के बाद सीए करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात है, जो एमबीबीएस में होता है या बीटेक में होता है, आपको जो ट्वेल्थ में होता है सब्जेक्ट्स डिफाइंड होते हैं। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो ट्वेल्थ में आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप नीट दे सकते हो, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो। तो बायोलॉजी होना आपको कंपलसरी बन जाता है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स होना कंपलसरी होता है। एक आर्ट्स का स्टूडेंट या कॉमर्स का स्टूडेंट नीट एग्जाम या जेडबलई नहीं दे सकता है, बट सीए में ऐसा नहीं है। सीए वाले बोलते हैं कि भाई आपका ट्वेल्थ होना चाहिए, चाहे फिर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड से, कोई भेदभाव नहीं है। आप ओपन हो, शेड्यूल कास्ट हो, ऐसा कोई भेदभाव सीए में नहीं है। तो सीए कोर्स में अगर आपको आना है ट्वेल्थ के बाद, तो आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस बैकग्राउंड हो, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज जो होती है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में आप देखो एमबीबीएस में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ दिस रिजर्वेशन, कि भाई एससीज के लिए इतना है, एसटीज के लिए इतना है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना है, और ओपन मेरिट के लिए इतना होता है। आजकल आप देख रहे हो वो चीज बहुत चल रहा है चर्चा में। सीए में ऐसा कोई रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए। सीए के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है,
बस 12th होना चाहिए। और ये भी मैटर नहीं कर देगा कि आपकी कैटेगरी है तो आपको कम मार्क्स लाने हैं, आप ओपन मेरिट हो तो ज्यादा मार्क्स लाने, ऐसा कुछ नहीं है, बस 12th होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब क्या करना है, अगर आपको सीए करना है 12th के बाद, तो बहुत सिंपल है, आपको सीए कोर्स के लिए जो पहला स्टेज होता है, ये 3 स्टेज में होता है। मेरे पास इनफैक्ट पेन और वो अभी है नहीं, अदरवाइज मैं दिखा देता आपको। तो आप याद रखो, सीए जो होता है वो 3 स्टेज में होता है। एक होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट, तीसरा होता है सीए फाइनल। बस 3 स्टेज है, ये 3 स्टेज आपको पार करने हैं। तीसरे स्टेज पर आप पहुंचोगे, वो जब आप हासिल करोगे तो आप सीए बनोगे। तो फाउंडेशन रहा, इंटरमीडिएट रहा, और आपका फिर सीए फाइनल रहा। अब आप बोलोगे कि मुझे 12th के बाद फाउंडेशन पहला स्टेप आएगा, तो आपका फिर आप फोकस जाएगा फाउंडेशन पे। अब फाउंडेशन के लिए क्या करना है आपको, जो ही आपने 10th पास किया, उसके बाद आप कभी भी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 10th के बाद ही सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कर सकते हो। आपने रजिस्टर कर लिया, जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में जाके फिर वेबसाइट पे, वो आप आगे आगे पता चल जाएगा आपको, उसके वीडियोस भी हम इंशाल्लाह लाएंगे, कुछ वीडियोस हमने लाए हैं। आपने अपने आप को रजिस्टर करना है फॉर दिस सीए फाउंडेशन। जब आप रजिस्टर करते हो, आपको वो कुछ बुक्स देते हैं जो आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा। अब एग्जाम कब होगा, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए ये बोलते हैं कि जब आपने 12th का एग्जाम दिया होगा, उसके बाद ही आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। देखो, रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद ही कर सकते हो, बट सीए फाउंडेशन का जो मतलब समझ लो, सीए का एंट्रेंस फाउंडेशन इज एज गुड एज, जो जैसे बाकियों का नीट होता है, जेडब्ल्यू होता है, ए ट्रिपल होता है, इस तरह सीए का जो एंट्रेंस होता है उसको सीए फाउंडेशन बोलते हैं। वो एंट्रेंस आप कब दे सकते हो, जब आपने 12th का एग्जाम दिया होता है, या तो 12th का रिजल्ट भी आया होगा, या तो 12th का एग्जाम आपने दिया हुआ है, तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये होती है, अब ये सीए फाउंडेशन को जो एग्जाम होते हैं, अभी तक जो है एज ऑन डेट जो क्वेश्चन है, ये साल में 2 बार होते हैं, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। अब जैसे आज हम पकड़ेंगे, आज है 30 मार्च 2024। अगर आप देना चाहते हो सीए फाउंडेशन एग्जाम, तो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट कब आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जाम आप दे सकते हो, अगर देखा जाए तो सीए का जो फाउंडेशन का नेक्स्ट एग्जाम है, वो होगा जून में सपोज। तो आपका डाउट आएगा कि क्या हम जून एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आपने सीए इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया होना चाहिए। अगर आपने रजिस्टर किया है, आपने सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया, तो दूसरी चीज आएगी, क्या वो 4 मंथ हो गए आपको रजिस्टर किए हुए अप टू द एग्जामिनेशन डेट। अगर आपने सपोज, अब इसका कट ऑफ डेट जो आता है वो अराउंड फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 फेब से पहले पहले आपने रजिस्टर किया होना चाहिए। अगर आपने 1 फरवरी 2024 से पहले सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया है, तो जून में आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आज की डेट में आपने अगर आप सीए फाउंडेशन का लिए रजिस्टर किया हुआ, तो 1 फेब से पहले, तो आप जून का आइटम दे सकते हो। अगर नहीं दिया किया है, तो आप आज रजिस्टर कर लोगे सपोज, तो अब नेक्स्ट एग्जाम फिर क्या होगा, दिसंबर में होगा। जून के लिए एलिजिबल है नहीं, दिसंबर तक आपके 4 महीने हुए होंगे। तो एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी कि रजिस्टर किए हुए 4 महीने हो गए। दूसरा, 12th का एग्जाम दिया होना चाहिए। इसमें भी आंसर यस आएगा कि आपने एग्जाम दिया। रिजल्ट आना इज नॉट अ कंडीशन फॉर द अपियरिंग इन द फाउंडेशन एग्जाम। फाउंडेशन एग्जाम में एंट्रेंस के लिए रिजल्ट आना कंडीशन नहीं है, एग्जाम में अपियर होना कंडीशन है। तो आज की डेट में आप लोगों ने एग्जाम तो दिए, बस यही देखना है कि आपने रजिस्टर किया है कि नहीं किया है। अगर 1 फेब से पहले रजिस्टर किया, तो आप जून वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर 1 फेब में नहीं किया, तो आज करोगे, तो आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। तो यहां तक किसी का कोई डाउट है? अभी इतना ही बोलो, इंटरमीडिएट तक नहीं जाते। फाउंडेशन के लिए आपको कोई डाउट है अभी तो बताओ, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। किसी का नो सर, हुआ क्लियर। नो सर, हुआ क्लियर। हो गया क्लियर बहुत अच्छे तरीके से? चलो ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आज मैं बोलूंगा कि आप में से कोई बच्चा है जिसने 1 फरवरी से पहले रजिस्टर किया था, तो जब उसने रजिस्टर किया था उसको बुक्स भी आएंगे। अब एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा। अब जब एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा, सपोज अप्रैल में एग्जाम फॉर्म निकलेगा, आप एग्जाम फॉर्म भरोगे और जून में पेपर दोगे फाउंडेशन का। फिर जब फाउंडेशन का आपका रिजल्ट आया, तो मीन्स फाउंडेशन का आपका स्टेज तो क्लियर हो गया। फाउंडेशन का अब सिलेबस देखेंगे, वो बाद में देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है। फाउंडेशन मतलब एंट्रेंस आपका क्लियर हो गया। अब आपका दूसरा स्टेज क्या आएगा, सीए इंटरमीडिएट। अब सीए इंटरमीडिएट में आप 2 कंडीशन है, एक कि फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, दूसरा अब तक आपका 12th का रिजल्ट भी आना चाहिए।
तो होपफुली बाय दैट टाइम आपको ट्वेल्थ का रिजल्ट भी आएगा। तो अगर आप ट्वेल्थ में भी पास हो, सीए फाउंडेशन में भी पास हो, तब आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करोगे। फाइन। अब यस सर। सीए फाउंडेशन में क्या था कि सीए फाउंडेशन के लिए जब आप रजिस्टर करोगे, तब से लेके आपको कितना होना चाहिए, तब से लेके आपको होना चाहिए 4 महीने। ये था कि जब आप रजिस्टर करोगे सीए फाउंडेशन के लिए, तो आपको होने चाहिए 4 महीने। बट इंटरमीडिएट के लिए है कि जब आप अब इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपको 8 महीने पहले ब्रेक लेना है अपनी पढ़ाई के लिए, उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं। आपने फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर ली थी, तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर द जून अटेम्प्ट। आपने जून अटेम्प्ट दे दिया, जुलाई में उसका रिजल्ट आया, सपोज 31 जुलाई को उसका रिजल्ट आया, और तब तक आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट भी आया। इट मींस आप अब इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आपने इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन सपोज 1 अगस्त को कर ली, और 1 अगस्त को आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब इंटरमीडिएट के एग्जाम कब होते हैं? वो भी साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर में होते हैं। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आएगा आप इंटरमीडिएट का? अभी आप जुलाई में 1 अगस्त हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आएगा? नवंबर में। बट नवंबर तक आपको कितना टाइम हुआ होगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 ही महीने हुए होंगे। तो आप नवंबर में जो अटेम्प्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का, आप उसमें नहीं एलिजिबल हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा 8 महीने। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 2025 तक आपके 8 महीने पूरे हो जाएंगे। अब मार्च 24 में आप 25 में आप एलिजिबल हो जाओगे सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए। बट अब इंटरमीडिएट का एग्जाम कब होगा? वो तो मई में होगा। तो बट आप एलिजिबल हो जाओगे, तो फिर जब अप्रैल में फॉर्म निकलेंगे इंटरमीडिएट के, तो आप इंटरमीडिएट के फॉर्म भरोगे। उसके बाद आपको क्या करना है? इंटरमीडिएट का फॉर्म भरोगे, और सपोज मई में आपने डिसाइड किया कि हम इंटरमीडिएट का एग्जाम दे देंगे, तो आपने इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप होते हैं, वो दोनों पास करने। वो 2 ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो इंटरमीडिएट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको पास करने हैं। तो आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया, अब क्या रहा? अब रहा सीए फाइनल। अब थोड़ा सा हिक्कप आ गया। अब बोला उन्हें थोड़ा सब्र करो। पहले फाउंडेशन में आपको 4 महीने बोला सब्र करने के लिए। वो बेसिकली क्या है, वो टाइम है जिसके लिए आप पढ़ोगे। आप जैसे कॉलेज में जाते हो तो 6 महीने का सेमेस्टर तो होता ही है, 6 6 महीने का सेमेस्टर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप डिस्टेंस मोड पे हो, तो आपको ऐसा नहीं बोलोगे कि आज मैंने कर लिया तो आज अब मैं आऊंगा फाउंडेशन का तो 3 महीने में पूरा सीए बनूंगा, ऐसे नहीं। तो वो जेस्टेशन पीरियड आपको देना पड़ता है। पहले 4 महीने आपके फाउंडेशन में, फिर इंटरमीडिएट में 8 महीने। सपोज अब मई में आपने अटेम्प्ट दे दिया और आपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास कर लिए, फिर आपको बोलेंगे थोड़ा वेट करो, अब आप घर वर में थोड़ा सा थक गए होंगे पढ़ते हुए, अब आप ना कुछ ट्रेनिंग्स करो। तो आपको कुछ ट्रेनिंग्स करनी है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं होती, ये आराम से हो जाती है। बट एक कुछ ट्रेनिंग है, क्योंकि आप थ्योरी आप पढ़ते रहते हो तो बोलते हैं जरा थोड़ा आईटी आईटी का जमाना है। और आप में जब आप सीए का कोर्स करते हो तो कोई कॉलेज नहीं होता है, तो आप घर पे ही ज्यादा होते हो। तो एक सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स भी होता है, तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड कोर्स, हम आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स। इसमें बेसिकली आपको मैनेजमेंट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा देते हैं। इंस्टीट्यूट ये कंडक्ट कराता है, आप जहां पे भी रहते हैं, कश्मीर में भी आजकल होता है, जम्मू में हो, जम्मू में भी हो जाता है। ये कोर्स आपको इंस्टीट्यूट कराएगा, इसका छोटा सा एग्जाम होता है, वो सबको पास होता है। जब आपका ये चीज भी हो गया, नाउ आप आपको बोलेंगे आप क्या करो, 2 साल की ट्रेनिंग करो। आपने ये देखा होगा जो आपके कोई भाई भाई या बहनें डॉक्टर बने होंगे, वो क्या करते हैं, उनका क्या होता है, पहले तो उनका एमबीबीएस के साथ ही होता है कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद भी उनको होती है एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं वो, या इंजीनियरिंग में वो बीच में कहीं इंटर्नशिप करने जाते हैं। सीए में उस इंटर्नशिप को बोलते हैं आर्टिकलशिप, या यहाँ पे इन्होंने उसका नाम दिया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आपको आप ऐसा याद रखो, आपको 2 साल की फिर आर्टिकलशिप करनी है। अब 2 साल की आर्टिकलशिप कब करनी है, इसमें चेंज आया। पहले क्या होता था, पहले एक ग्रुप के बाद ही आप एलिजिबल होते थे आर्टिकलशिप के लिए। बट अब इंस्टीट्यूट में जो नया करिकुलम आ गया है इस साल से, इसमें है कि आपको पहले इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करने हैं, ये ट्रेनिंग पास करनी है, फिर आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है किसी सीए के अंडर, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस के में आपको ये ट्रेनिंग करनी है। वो क्यों होता है वो भी हम डिटेल में आगे आएंगे, ठीक है। तो ये 2 साल की आपको ट्रेनिंग उस सीए ऑफिस में करनी है, वो आपको सारा सिखाएगा जो सीए वाला काम, ताकि कल को आपको जब सीए बनोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या काम करना है। वो कब पता चलेगा? जब आप किसी सीए के अंडर काम करोगे। जैसे एमबीबीएस में डॉक्टर है, तो वो क्या करते हैं, वो कॉलेज में उनको सिखाते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, या इंटर्नशिप कराते हैं। क्या कल को तुम किसी का इलाज करने जाओगे तो पहले तो सीख लोगे ना इलाज कैसे करते हैं, तो बोलते हैं पहले इंटर्नशिप कर लो। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो 2 साल आपने बेसिकली इंटर्नशिप कर ली किसी सीए के अंडर। फिर आपने क्या किया, सर प्रैक्टिकल आपका ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने ये 2 साल की सर आपका इंटर्नशिप पूरी फाउंडेशन होगी। पहले ही क्लियर हो गया था। हाँ, सर आपका फाउंडेशन पहले ही क्लियर हो गया था पहले अटेम्प्ट में।
आ जाएंगे, उस पर आ जाएंगे, टेंशन मत ले लो आप, पहले आप समझ तो लो आपको क्या करना है। सीए में मैं एक चीज बोलूंगा, एक्चुअली नोमा ने किसी ने बोला था पास परसेंटेज, मैंने तभी नईम भाई को बोला था आप इसका ले लो। मेरा ओपिनियन है, आप किसी के साथ कंपेयर मत करो सीए में, क्योंकि मेजॉरिटी जो नईम भाई ने बोली ना कि लास्ट में 1-2% ही बनते हैं, आप अपने आप को ना उन 98% से कंपेयर करते हो। फिर आ जाता है अरे सीए तो टफ है। सुबह एक बच्ची कॉल कर रही थी, आई थिंक वो ग्रुप में है, अफसर है कुछ ऐसा नाम थे, इफ आई रिमेम्बर। तो मेरे सर है उनके थ्रू इनने कॉल कराया था। तो इस इसको भी, इसका बहुत शौक है करने का सीए, बट इसको भी उन लोगों ने डरा है। वो लोग कौन होते हैं जो खुद सीए नहीं बने होते हैं, या उन्होंने उन लोगों को देखा होता है जो सीए नहीं बने होते, अरे टफ है टफ है टफ है। टफ है, बट अगर आप सही से मेहनत करोगे, सही से आपको गाइडेंस मिलेगी, सही वक्त पे सही डिसीजन लोगे, तो आप सीए बनोगे। बस आपको डेडिकेटेड रहना है और अच्छी गाइडेंस लेनी है, आपको क्लियर होना चाहिए थॉट, ये वे फॉरवर्ड क्या करना है, वो फिर मेहनत करनी है, क्यों नहीं होगा फिर सीए। चलो, अब आपका क्या हो गया, अब आप इस स्टेज पे आ गए, आपका सीए इंटरमीडिएट भी हो गया, उस वक्त जो ट्रेनिंग करनी थी 2 साल की वो भी आपने कर ली। अब बोल रहे ठीक है, अब आप ऐसा करो, अब आप फाइनल के लिए रजिस्टर कर लो। फाइनल के लिए रजिस्टर कर लिया, उसके साथ साथ इनने रखे हैं कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स रखे हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज रखे हैं, वो आपको करने हैं। तो वो भी छोटे छोटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आपका आराम से हो जाएगा। तो 4 पेपर आपको ऑनलाइन देने हैं, वो आपका हो जाएगा। और इसी दौरान में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 2 साल की है वो पूरी हो जाएगी। तो उन 2 साल में आपको तो ऑफिस जाना है, साइमल्टेनियसली आपको ये 4 मॉड्यूल है ऑनलाइन, ये पढ़ने हैं और इनका एग्जाम देना है। इसमें आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो, ये हो जाएगा पास, इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। फिर आपको क्या करना है, वहां पे क्या था, बेसिक आईटी की ट्रेनिंग थी, यहाँ पे एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग है, और ये आपको करना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, बट फाइनल में अटेम्प्ट, फाइनल में अपेयर होने से पहले। ये ट्रेनिंग आपने खत्म कर ली, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म कर ली, ये जो छोटी सी एक आईटी की ट्रेनिंग थी ये भी आपने खत्म कर ली। फिर आप एलिजिबल हो फाइनल का एग्जाम देने के लिए। आपने जब फाइनल का एग्जाम दे दिया, वो आप एलिजिबल हो गए एग्जाम के लिए कब, जब आपकी ये 2 साल की ट्रेनिंग खत्म हो गई। 2 साल की ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके 6 महीने वेट करना है, तब तक आप फाइनल की ओबीसी प्रिपरेशन करोगे। फिर 6 महीने बाद एलिजिबल हो फाइनल का एग्जाम देने के लिए। जब आपने दोनों एग्जाम फिर फाइनल के क्वालिफाई कर लिए, तो आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। यहां तक किसी का कोई डाउट? ये सारा नो पाथ सर। है अगर आप 12th के बाद सीए करना चाहते हो। यहां तक किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक नहीं भाई, तो मैं यकमस के ऐड ऑन करूं इसका सैंपल लैपटॉप चार्जर, यू और मैं ऐड ऑन करूं। नो आई थिंक ठीक है, ये तो प्रोसीजरल पार्ट है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ है। और मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग, ये तो पूरा प्रोसीजर है, अभी के लिए आप अगर फोकस करोगे ना फाउंडेशन पे, फाउंडेशन, और फाउंडेशन में हम कब एलिजिबल है, फॉर्म कैसे क्या भरना है, तो अभी जो ये सर ने बताया, ये पूरा एक प्रोसीजर है एंड टू एंड, मतलब स्टार्ट एक्चुअली से नहीं भाई, मैं लेकर तो एंड तक। कोशिश, मैं तो मुझे मोहम्मद साहब एक को ना, मतलब एक आइडिया है, फ्लो, हाँ, होलिस्टिक आइडिया कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि एक फ्लो इनको पता चल जाए। हाँ हम डिटेल में आ जाएंगे उसमें फाउंडेशन पे, मतलब ब्रॉडली आप थोड़ा एक मिनिमम अंदाजा लगा आइडिया कि सकते हो। एग्जैक्टली क्या है सीए कोर्स। जी जी, मतलब ब्रॉडली आप सबको एक अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप थ्रू एंड थ्रू, वी होप कि आप सब लोग थ्रू एंड थ्रू क्वालिफाई होंगे विदाउट एनी हिकअप्स या एनी जो है मिस्ड अटेम्प्ट्स। तो 4.5 साल में आपका जो है वो हो जाना चाहिए, आप 4.5 से 5 साल लेके चलो, और उतने टाइम में ही कोई भी पीजी कोर्स हो जाता है। तो सीए इक्विवेलेंट टू पीजी है या उससे बेटर है काफी रेस्पेक्ट्स में। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको सही से करोगे तो आपका, आप मानो 4.5 से 5 साल के बीच में जो है वो हो जाना चाहिए, प्रिज्यूमिंग कि आप कोई अटेम्प्ट मिस नहीं करोगे या आपका कहीं पे कोई हिकअप नहीं आएगा। जैसे सर ने बताया कि अच्छी गाइडेंस के साथ और अच्छे एक जो है रोड मैप के साथ आप करोगे तो इंशाल्लाह वो दिक्कत नहीं आएगी, आपका थ्रू एंड थ्रू हो जाएगा। तो वो एक टाइम का लोगों को होता है कि आपने लोगों से सुना होता है कितने साल लगते हैं, वो लगते हैं, ये लगते हैं। अगर आप इसको एडअप करोगे रजिस्ट्रेशन की डेट से लेकर मेंबर बनने की डेट तक, जो भी वो स्टेप्स है, तो वो 4.5 से 5 साल के बीच में कंप्लीट हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप वो एग्जाम्स जो है आप मिस नहीं करोगे और आपके एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। लतीफ सर करिए, तो कंटिन्यू फर्दर। ठीक, तो जैसे सर ने आपको बताया, आपको मोटा मोटी जहन में लेके चलना है कि भाई 5 साल तो मुझे इस कोर्स में लगेंगे, ये आपको जहन में सोचना है। और जैसे सर ने बता दिया कि इक्विवेलेंट टू पीजी बहुत मराइल में है, बट है पीजी से भी बहुत ज्यादा, कि शायद ही आपको फिर किसी और डिग्री की या ऐसे कुछ जरूरत पड़ेगी ऊपर से। तो आप कमाना डायरेक्टली सीए के बाद स्टार्ट कर सकते हो। अब एक ऊपर मैंने एक स्टार्टिंग में बोला था कि आप 12th के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। अब फर्क मोटा मोटी आप इस लेवल पे इतना याद रखो, 12th के बाद अगर आपको करोगे तो आपको सीए फाउंडेशन करना पड़ेगा एग्जाम, वो सीए फाउंडेशन पास करना पड़ेगा।
डायरेक्ट एंट्री अगर आप जाओगे ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करोगे तो आपको ये जो फाउंडेशन का एग्जाम है ये देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आपने बीकॉम किया है, मतलब कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और आपको 55% थे ग्रेजुएशन में, या अगर आपने अदर देन कॉमर्स में ग्रेजुएशन की थी और आपके 60% थे, तो आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? ये पॉइंट, एक ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है। फिर प्रोसीजरल पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट द मेजर डिफरेंस इज कि अगर आप 12th की बात कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस देना है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो और आपको 55% से ऊपर है, एज्यूमिंग कि आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में की है, तो आपको वो एंट्रेंस, वो फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये डाउट दूर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सिमिलर थोड़ा थोड़ा है, उसमें आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि जो आपका अभी मेजर पार्ट है, या ये जो एक तो वो ट्रेनिंग वेनिंग है, वो तो छोटा छोटा हो जाएगा। आप सीए के पास जाओगे, वो आपको 2 साल में सारा काम सिखाएगा, ताकि कल को आप अगर सीए बनोगे तो सीए को क्या काम करना होता है एग्जैक्ट, आप एग्जाम में भी होगा ना, सीए को क्या काम करना होता है, हमें तो वो पता नहीं। डॉक्टर को तो पता है बीमार से कसान, डॉक्टर नहीं से कसान। इंजीनियर का पता है ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, ये सब करते हैं। सीए क्या करा, ये एक डाउट होता है। तो जब आप 2 साल की ट्रेनिंग करोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि सीए क्या करता है। हम भी थोड़ा अभी बता देंगे आपको क्या करता है सीए, बट वो आपको 2 साल में अच्छे से समझ आएगा। बट आपको उसमें अभी नहीं जाना है, आपको तो गोल होगा कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अब क्या है, जैसे आपका फाउंडेशन एग्जाम होता है, इसमें आपके 4 पेपर होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखो ना, देखो सीए कितना आसान है। फाउंडेशन में आपको कितने पेपर पास करने हैं, मेरे साथ बोलो, 4 कितने पेपर पास करने हैं? 4 पेपर। किताब करने पास, तो इंटरमीडिएट में कितनी करनी है? 6। ये ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3, कितने हो गए? 6। 6 और 4 कितने हो गए? 10। ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, ये समझ लो जैसे गेम खेलनी है वैसा है। अभी उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, ये भी आपको ऑनलाइन पास करना है। तो बट वो एग्जाम जो टेंशन होता है ना, एग्जाम वाली टेंशन कि सेंटर में जाना है, वैसी टेंशन नहीं है इसमें कि एग्जामिनेशन प्रेशर होता है। जैसे आप अभी 12th के जाते हैं, थोड़ा सा डर रहता है, वो सब चीज रहता है। ये ऑनलाइन मॉड्यूल आपके पढ़ने, ये भी है, ये भी पास करने हैं, बट इसमें उतना वो टेंशन नहीं है। इसको मैं फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं। अगर मैं कारण दीजिए ऐड, तो ये भी 4 पेपर हो गए। ठीक है, और फिर फाइनल के आपके 6 पेपर है। तो अगर देखे गए 6 और 6 12 और 4 16, टोटल 20 पेपर बनते हैं, जिसमें आपके 16 पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देने, 4 पेपर जो आपको है वो घर में देने। इतना ही है सीए, बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगी। अब आते हैं इसमें जो एंट्रेंस है, जो फाउंडेशन है, जो अभी आप सब बच्चों का है, वो है 12th के बाद। जब आप फाउंडेशन दोगे तो आपको ये 4 किताबें हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन सबका 100 मार्क्स का पेपर है। ये 4 एग्जाम पेपर आपको देने हैं। सपोज अब मैं समझता हूं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपका एग्जाम नवंबर में होगा। तो आज आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको बुक्स मिलेंगे, आपको 7-8 इफेक्टिवली 7-8 महीने मिल रहे पढ़ाई करने के लिए। इन 7-8 महीने में ये 4 किताब आपको पढ़नी है, नवंबर में एग्जाम देना है। उसके बाद फिर आपका दूसरा स्टेज आएगा इंटरमीडिएट का। उस वक्त हम दोबारा से एक सेशन करेंगे, इंटरमीडिएट के बारे में आपको गाइडेंस करेंगे। बट अभी अब आपका गोल क्या होगा, देखो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया अभी, कि 5 साल में आपको सीए बनना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अब इसको हम डिकोड करेंगे थोड़ा थोड़ा, और डिफाइन करेंगे कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, या आप लोगों का शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, कि भाई नवंबर में मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, उसको मुझे पास करना है। तो नेक्स्ट 8 मंथ के लिए आपकी स्ट्रेटेजी है ये 4 पेपर पास करना है। इंटरमीडिएट में आप क्या होगा, जैसे इंटरमीडिएट के ये सब्जेक्ट्स है और फाइनल के सब्जेक्ट, उनमें हम इंशाल्लाह जब आप उस स्टेज पर आओगे, आपको खुद भी गाइडेंस मिलेगी, हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं और नईम भाई दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो हम फाउंडेशन पे ही अभी फोकस करें, इस पे और जानने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को। नो सर। ये सब्जेक्ट से है, अब डिटेल में कब करना है, किस कहाँ पे ट्यूशन लेनी है, वो बाद में करेंगे। तो अभी मैं सोचता हूं कि अभी हम सिर्फ फाउंडेशन पे आ जाएंगे। तो बट आपको आइडिया मिल गया कि लॉन्ग टर्म गोल इज सीए फाइनल पास करना है, बट शॉर्ट टर्म गोल अभी आपका है कि आपका एग्जाम अब नवंबर में है, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी है, यहाँ पे जो एक्चुअली जो नईम भाई ने एक बात बता दी थी अपनी स्टार्टिंग में। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आप कश्मीर में अगर हमें बता दोगे, तो नईम भाई ने उनको बताया कि है 2-3 सर की नजर में, तो सर बता देंगे। पर सर ने एक डिस्क्लेमर दिया था कि सर वहां की कितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वहां पे
सर के हिसाब से मतलब ऐसे टीचर्स हैं जो शायद खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, वो हो सकता है मैथ्स के अच्छे टीचर हो, वो हो सकता है अकाउंटेंसी के अच्छे टीचर हो, वो हो सकता है बिजनेस लॉ के अच्छे टीचर हो, वो एक अच्छा एडवोकेट हो सकता है, बट उसको ये नहीं पता होगा कि सीए इंस्टीट्यूट क्या चाहता है बच्चों से। ये एक फर्क होता है। ये नईम भाई ने मुझे बताया, एक मैथ्स का अच्छा टीचर जो हो सकता है वो अच्छा टीचर हो सकता है, बट वो सीए फाउंडेशन के बच्चे को मैथ्स इतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है, बिकॉज उसको ये आइडिया नहीं हो कि इंस्टीट्यूट कहाँ देखता है बच्चों को। मेरे साथ जो बच्चे हमारे साथ जो क्लास में पढ़ते थे, मुनज़्ज़ा, नातिका, साहिबा, जहरान, फरीज, मैं इनको कभी नहीं बोलता था कि तुम 12th के बच्चे हो, मैं इनको बोलता था तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मैं जब इनको कोई कंसेप्ट पढ़ाता था 12th का भी या 11th का भी, मैं इनको बोलता कि मैं देख रहा हूं कि आपको मुझे सीए बनाना है, तो उस एंगल से मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता था। बिकॉज इंस्टीट्यूट भी आपको जो कंसेप्ट पूछेगा ना, इस एंगल से कि कल को आपको मार्केट में जाके ना सीए बन के देश की इकोनॉमी चलानी है, वो प्रैक्टिकल चीजें करनी है, तो वो ये चीज कोई नॉन सीए नहीं समझ सकता है। तो आपको ये जरूरी समझना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अकाउंटिंग में आप सिर्फ 5 से 20% नॉलेज देखना चाहते, जैसे आपको कल अकाउंटेंसी का पेपर था ना 12th में, आपका 100% पता क्या चाह रहे थे, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे थे। अभी आपका जो 12th में था ना कॉमर्स का पेपर, उसमें क्या करते थे वो 100% आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको नॉलेज है क्या नहीं है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसकी एंट्री क्या होती है। सीए में ऐसा नहीं होता है, सीए में आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको वो दिमाग लड़ाना आएगा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 उन्होंने मैथ अकाउंटेंसी का गलत किया था, बट क्वेश्चन अच्छा था, वो गलत दिया था उन्होंने बट अच्छा था। और साहिबा बच्ची ने जो किया था, तो मैंने साहिबा को बोला था कि साहिबा आपसे अगर वो गलती होगी इसमें क्लोज स्टॉक है, बट कोई बच्चे वो क्वेश्चन ही गलत था, बट मैं खुश हुआ कि साहिबा की कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी। साहिबा ने ट्रेडिंग कोड वैसे ही बनाया था जैसे बनाना था, उसको पता था क्लोज स्टॉक यहाँ पे आना चाहता। फिर जब वो क्वेश्चन ही गलत था तो क्लोज स्टॉक नहीं निकलता, बट उससे ये पता चलता है बच्ची को कंसेप्चुअल नॉलेज है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज देखता है, एप्लीकेशन नॉलेज देखता है कि आपको कंसेप्ट्स को अप्लाई करना आता ही नहीं आता। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं अकाउंटिंग में हम 80 to 95% चांसेस है कि हम पूछेंगे एप्लीकेशन बेस्ड, मैथ्स में देखो 100% एप्लीकेशन बेस्ड, और बिजनेस अकाउंट में 80 to 90, तो 10-15% आपका कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल आप बता दो, बाकी सारा जो है वो प्रैक्टिकल आ जाता है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। स्किल असेसमेंट का अभी छोड़ देते हैं। देखो ये तो वो फ्लो चार्ट आ गया कि फाउंडेशन के बाद रजिस्टर करोगे, फिर यही करोगे, फिर 12th के बाद इंटरमीडिएट करोगे, इंटरमीडिएट के 8 महीने का वेट करोगे, दोनों ग्रुप पास करोगे, साइड से आईसीटी की ट्रेनिंग करोगे, फाइनल की रजिस्टर करोगे, 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स है उनको पास करोगे, फिर फाइनल का एग्जाम दोगे। कोई स्क्रीन यूज कर रहा है प्लीज स्क्रीन को बंद करो। उसके बाद फाइनल के दोनों ग्रुप पास करोगे, आईसी की मेंबरशिप आपको मिलेगी, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाओगे। अब फाउंडेशन कोर्स में जब आते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि आप 10th के बाद ही रजिस्टर कर सकते हो, बट एग्जाम जो आपका है वो आप तभी दे सकते हो जब आपके 4 महीने हुए होंगे इसमें क्या बोलते हैं, फाउंडेशन में रजिस्टर किया तो, बट 12th के एग्जाम देने के बाद। 10th में रजिस्टर किया, बोले 4 महीने हो गए, अभी आप 11th में पढ़ रहे हो, नहीं, तो आपको 12th का एग्जाम देना है, उसके बाद आप दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखो फाउंडेशन की जो फीस होती है आपकी, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमने स्टार्टिंग में नहीं आपसे डिस्कस किया कि सर फीस कितनी होगी सीए कोर्स में। ये भी क्वेश्चन आता नहीं आता है, सर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो सर हमें फीस कितना लगेगा सीए कोर्स में। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी अभी आज की डेट में डिग्रीज हो रही है, मैं अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं भाई तो जो मैं करेक्ट अगर गलत मान, मुझे लगता है नॉर्मल ग्रेजुएशन में जो खर्चा आएगा ना ओवरऑल, सीए में आपको उससे कम खर्चा आएगा। नहीं भाई तो सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर हम कोचिंग्स को इंक्लूड भी करें तब भी उतना महंगा नहीं है। अगर क्वांटिफाई करना चाहते हैं और अगर किसी को क्वांटिफिकेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई वुड से कि थ्रू आउट द कोर्स 2-2.5 लाख रुपए में हो जाएगा, कोचिंग्स वोचिंग्स लेके थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 5 years। और 2-2.5 लाख में अपर साइड पे बोल रहा हूँ। बराबर 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 एग्जैक्टली। देखो बच्चों, जब आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करोगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 9,000 है। कितनी है? एक नॉर्मल बच्चा, अगर आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करोगे ना, अब आपको सीए में रजिस्टर करना है, तो पहला स्टेप था 9,000 है इंडिया के बच्चों के लिए। ये मेंबर जर्नल लेने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। तो नॉर्मल फीस कितनी रही बच्चों? 9,000। 9,000। बट देखो एक डिस्क्लेमर देखो, कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, आप जम्मू कश्मीर में बिलोंग करते हो ना, were given 75% concession in registration course fee। तो आपको बच्चों
आपको अब रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 2250 देना है। तो अगर आप सीए में रजिस्टर करना चाहते हो आपको 2250 रुपए देना डाल कितना कोता शुभारू जुतो 50 रुपए। तो आपकी साइड में कॉपी पे लिख लो टोटल फीस फाउंडेशन में 2250। कब तक अगर आप रजिस्टर करोगे 31 मार्च 2025 विन क्या हो अभी 31 मार्च 2024 है तो अभी 1 साल है, तो 1 साल तक वैलिड है और इंशाल्लाह ये आगे और बढ़ेगा। तो आपको कितना देना है खाली 2250 रुपया। तो सीए फाउंडेशन के लिए 2250 दोगे और 2250 में आपको एक तो रजिस्ट्रेशन मिलेगी और 4 बुक्स मिलेंगी, इतनी अच्छी बुक्स उन पे जितनी मेहनत लगती है, जो डायग्राम उसमें दी होती है, आपको उसके बगैर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। एक चीज मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, नहीं भाई आप ऐड ऑन करना अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा। बिलीव मी, मतलब जो मैंने अभी सीए किया है या नईम भाई ने भी किया है, जो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल देता है ना, जो स्टडी, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड है, देखो ये डिस्टेंस मोड है, इंस्टीट्यूट आपको बुक्स प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूट वक्तन फवक्तन आपके लिए मॉक टेस्ट लाता है, आरटीपीज लाता है, इंस्टीट्यूट के अपने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पे वो आपको लाइव लेक्चर्स देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, यूट्यूब चैनल है इंस्टीट्यूट जहां पे वो फैकल्टीज को लाते हैं, वो क्लासेस देते हैं ऑफलाइन भी इधर दिल्ली में और ऑनलाइन भी देते हैं लेक्चर्स, ये सब इसी 2250 रुपए में। और जो मैं बात बोलनी वो ये है कि जो इंस्टीट्यूट बुक्स देता है ना, पेपर इसी में से आएगा। द कंसेप्ट क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है जो बुक में नहीं हो, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है बुक में ना हो, बट वो कंसेप्ट कोई ऐसा भी नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि बुक में वो कंसेप्ट कवर नहीं करा था, बिकॉज इंस्टीट्यूट खुद ही बोलता है ये सेल्फ स्टडी बेस्ड बना दिया हमने करिकुलम, तो डेफिनेटली वो जो मॉड्यूल में कंटेंट होगा उसी बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन वो खुद से बना सकते हैं, बट बिलीव मी जो आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल देता है आपको हार्डली किसी बुक में अलग से देखने की जरूरत पड़ेगी। हम जब फाउंडेशन का पढ़ाते थे, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाया हूँ, नहीं भैया मैथ पढ़ाए, हम दोनों ने ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ाया है ना, नहीं भाई हमने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ाया, बिकॉज वी बिलीव कि दैट मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल। तो आपको 2250 रुपए में ये हो जाएगा। उसके बगैर भी कुछ स्कॉलरशिप्स और फ्री कंसेशन मिलते हैं, उसमें आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली अभी आपको यह था 2250 रुपए का खर्चा करना है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे ना पार्टी देने दोस्तों को, या खुद ही खाने जाएंगे ना 2-3 बंदे, तो 2250 का बिल तो फाड़ के आते हैं लोग नॉर्मली। तो इतना कम में आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, दिस इज द रजिस्ट्रेशन फीस। अब इसके सिलेबस पे थोड़ा आते हैं डिटेल में, इंशाल्लाह इसको मैंने ऑलरेडी रखा है चैनल पे, बट अगर देखे जाए तो अगर मैं थोड़ा समराइज करूंगा, जो अकाउंटेंसी है ना आपका, वो मोटा मोटी जो आपने 11th में अकाउंटेंसी पढ़ा है और 12th में अकाउंटेंसी पढ़ा है, मतलब मोर और लेस वही है, कुछ एक आध चीजें अड़ी है ज्यादा है, बट वो उतना कुछ खास नहीं है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अकाउंटेंसी जो है वो 100% हमारा यूट्यूब चैनल जो है EACD क्लास का, उस पर आज की डेट में अवेलेबल है। तो अगर कोई बच्चा है जो कोचिंग नहीं करना चाहता है, कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकता, उसको घबराने की बात नहीं है, बिकॉज अकाउंटेंसी ऑलरेडी उसका कवर हो गया। देखो अगर इसमें सब्जेक्ट्स देखोगे, ये देखो थ्योरी है जिसमें आपको वो अकाउंटिंग का बेसिक थ्योरी है, उसके बाद फिर वो स्टेप्स आ गए, जर्नल आ गया, सब्सिडरी बुक्स आ गया, कैश बुक आ गया, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर लेना, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल स्टेटमेंट बना देना, और एनपीओ वाला भी शायद, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप, कंपनी का बेसिक अकाउंटिंग। अगर देखा जाए तो इसमें 90% मुझे लगता है आप सब बच्चों ने 11th-12th में पढ़ा होगा। हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट नहीं पढ़ा होगा, इन्वेंट्री नहीं पढ़ा होगा, बट ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, और ये भी हमने अपनी चैनल पे रखा है कवर करके। तो आपको अपेरेंटली फील आ रहा है यार ये पार्टनरशिप में क्या है, कुछ नहीं है, फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। आप में से कितनों को फील आता है यार अकाउंटेंसी तो हम आज ही पास करेंगे? अभी बताओ, अभी जो 12th दिए हो मुझे बताओ किसको जो फील आ रहा है कि अकाउंटेंसी अभी पास करेंगे हम सीए फाउंडेशन को? कुछ तो नहीं है ये। क्या है? डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री करनी है, रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर की एंट्री, कुछ मुश्किल बात है ये? नो सर। तो हो गया आपका एक किताब पास हो गई। अब आ गई दूसरा बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में भी बेसिक लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनीज एक्ट, ये 5-6 है, और ये भी कुछ खास नहीं है ऑनेस्टली। मतलब जो आपको मॉड्यूल दिया जाएगा आपको पता है, जिस तरह से आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, आपको बुक्स थी साथ में आपने पढ़ा था, उससे अच्छी बुक्स आपको इंस्टीट्यूट देगा, वो आपको पढ़नी है। सेल्फ भी पढ़ सकते हो, कोचिंग भी ले सकते हो।
अब तीसरा बुक है, ये मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से आता है। इसमें 3 चीजें है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैं नईम भाई को बोलूंगा कि वो थोड़ा इस पे बता दे, क्योंकि नईम भाई ने ये ऑलरेडी चैनल पे कवर करा है, बट ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। नईम भाई आप थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, इस मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि इसका थोड़ा बच्चों को फोबिया होता है, इस पे आप थोड़ा बता दीजिए प्लीज। मैथमेटिक्स में क्या होता है अक्सर जो हमने देखा है कि बिकॉज 10th तक जो है बच्चों ने मैथ्स पढ़ा होता है, और जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है और जिनको काउंसलिंग नहीं थी पहले से, तो वो शायद क्या करते हैं, वो फिर मैथ्स को ना कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। और फिर जब सीए की एंट्रेंस में मैथ्स वापस आ जाता है, तो इसके डर से बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम लोगों ने करना नहीं, काफी स्टूडेंट्स हमने करना नहीं है। तो एक्चुअली उसमें 2 रीजन है। पहला वही है कि जो काउंसलिंग है वो सही टाइम पे नहीं होती। सपोज 10th में भी हमारे पास काउंसलिंग नहीं होती बच्चों को, कि जैसे कॉमर्स कैसे लेते हैं, कि या मतलब कश्मीर में तो अलग ही कल्चर है कि परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, कि जिसके 80% तक है वो ऐसे लेगा, जिसके इतने परसेंट वो ऐसे लेगा, तो ऐसे करके ले लेते हैं, या दोस्तों ने ले लिया तो हम भी ले लेंगे। श्योर है कि आपने सीए ही करना है, तो मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि आप बिजनेस मैथमेटिक्स को साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि 11th और 12th में आपका बिल्कुल कट ऑफ ना रहे मैथमेटिक्स। तो हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पढ़ा था 12th, तो मैं उनको बार बार ये बोलता था कि जब भी आपको फ्री टाइम लगे, जो है मैथ्स के वीडियोस या लेक्चर्स को आप देख लेना। मैं उनको सजेस्ट यही करता था कि ऐसे ही टाइम पास के लिए, कोई आपको पढ़ना नहीं है, कोई को सॉल्व नहीं करना है, आप ऐसे ही टाइम पास के लिए आधा घंटा, जैसे आप यूट्यूब नहीं देखते हैं, मन कर रहा है कोई वीडियो देखना है, मन कर रहा है आज कोई जो है कोई रील देखनी है, कुछ देखना है, उसी तरीके से आप वीडियो खोल के बस चला लो, बस देख लो क्या चल रहा है। तो ताकि आप जब एंट्रेंस के टाइम पे, जब आप एंट्रेंस के उस पॉइंट पे पहुंचोगे, जो अभी आप पहुंच चुके हो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको बिल्कुल अनजाना नहीं लगे, आपको बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं लगे कि क्या चीज आ गई है। तो ये मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ था। खैर, अब वो टाइम चला गया। अब जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो नहीं किया है, या जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जिन्होंने उस एडवाइस को फॉलो नहीं किया, तो अब वो क्या करेंगे, उनको मैं ये बता दूंगा कि पहले जो मैथमेटिक्स, हाँ नहीं भाई, आपकी और आवाज इन्होंने चली इसमें गई। और कंपोनेंट्स भी ऐड किए हैं, लाइक नहीं इन्होंने भाई, लॉजिकल आप रीजनिंग। थोड़ा सा यहाँ से नए से बताइए, जिन्होंने नहीं पढ़ा था अभी तक बिजनेस मैथमेटिक्स, अब आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज बीच में आवाज चली गई थी। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ, आई होप अभी मैं ऑडिबल हूँ। यस यस, अभी आवाज आ रही है। तो मैं ये पॉइंट बोल रहा था कि जिन्होंने पहले से उस एडवाइस को फॉलो किया है, उनके लिए तो अभी स्ट्रेंज नहीं लगेगा, उन्होंने इन चीजों को देखा हुआ है। अब जिसने बिल्कुल नहीं देखा हुआ है, अब अगर हम नए से देखें, तो वैसे भी मैथमेटिक्स में कोई हार्ड कोर आपको जो 12th लेवल का फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और कैलकुलस और जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, वैसा नहीं है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, आप ये मान के चलो कि वो जो है, उसको एक्चुअली पता है कि मेरे पास कौन से बच्चे आ रहे हैं। इस चीज को आप पहले ही मान के चलो कि इंस्टीट्यूट के पास हमसे ज्यादा नॉलेज है, इंस्टीट्यूट को हमसे ज्यादा पता है कि कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो उनको भी पता है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है 2 साल, और 10th तक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो उनको आके ये एंट्रेंस देना है। तो उन्होंने उसी तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। मतलब इतना मैथमेटिक्स, अब मैं आपको बताऊंगा, है जितना एक नॉर्मल बंदे को कल को अकाउंट्स में चाहिए, जमा करने के लिए, घटा करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, रेशियोज। तो वो बेसिक बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। लेकिन हाँ, चूंकि नहीं पढ़ा है, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और मैं वही जो कह रहा हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स किसी मैथमेटिशियन से पढ़ेंगे, शायद वो कंफ्यूज ही करेगा, बिकॉज उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन समझने की जरूरत नहीं है। जितना मैथमेटिक्स आगे आपके लिए रेलेवेंट होगा, रेशियोज, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी, बिकॉज ये आपको आगे जो है वो काम आएगा। और हमारे मॉड्यूल में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रिडंडेंट है, या जो ऐसी जो इसका प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है। इंस्टीट्यूट ऐसा सिलेबस नहीं बनाता। वैसी चीजें हैं जो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं काम आएंगी आपके सीए प्रोफेशन में। तो इसीलिए मैं पहला पॉइंट ये कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इजी है, बेसिक लेवल का है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अभी चूंकि मैथमेटिक्स का इंस्टीट्यूट को भी पता था कि रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, इस वजह से काफी कॉम्पिटेंट बच्चे रह रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको और लाइटर कर दिया। वो कैसे कर दिया, इनने लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी ऐड कर दी, डायरेक्शंस ऐड कर दिया। तो एक जो हमारा जो जर्नल रीजनिंग वाला एक जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, इनको आइडिया होगा थोड़ा सा, जो एक जर्नल रीजनिंग वाला एक होता है कि आम रीजनिंग जो है कि लॉजिकली आप चीज सोचोगे, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, तो इस तरीके की चीजें उन्होंने डाल दी। उससे क्या हो गया कि 20 मार्क्स तो आपके वहां पे इतने इजी कवर हो जाएंगे कि आप पासिंग रेंज में आ रहे हो। तो रेस्ट जो आपका 80 बच गया, वहां से आपको क्या करना है, 20+, तो आपको वो सिक्योर कर रहे हैं। तो का जो स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स का, बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, और तीसरा रीजनिंग है।
अगर आप तीनों कंपोनेंट्स को मिलाओगे, अभी 100 नंबर का मिलाओगे, तो इसको इस तरीके से आपको पढ़ना है। जिसने पढ़ा है उसके लिए तो इजी, जिसको नए से पढ़ना है आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे कि 20 आपके लॉजिकल रीजनिंग में से आ जाएंगे, है वो आपको सिक्योर करने हैं। तो आई होप जब आप हमारे साथ आगे बढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है, और इसके बाद जब आपका सिलेबस ग्रो थ्रू हो जाएगा फिर हम ये देखेंगे कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, कोचिंग्स करोगे, या कैसे पढ़ोगे, तो उसमें और हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। हाँ नहीं भाई, आपकी आवाज चली गई। देखो एक बार खत्म हुआ ना। नहीं, आई थिंक जब हम एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो फिर हम जब आएंगे ना कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है या कोचिंग्स हाँ आप कैसे करोगे, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे आप किस सब्जेक्ट कैसे करोगे। जी और जी। वो बस भी हमने जस्ट थोड़ा आप लोग देखो कि मैथमेटिक्स में अगर कुछ टॉपिक्स है ना, ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप नॉर्मली शायद पढ़ लेते थे, इक्वेशन जो कंसेप्ट है ये आपने ऑलरेडी शायद उसमें 10th तक ये पढ़ा ही था। या ये देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और उसके बाद फिर ये जो नंबर सीरीज लॉजिकल रीजनिंग की बात करा दी, और मुझे जहां तक अपेरेंटली फील आ रहा है दिस 40 मार्क्स एंड ये 20 मार्क्स ये ऑलरेडी नईम भाई ने कवर करा ली है। ये 60 मार्क्स ऑलरेडी चैनल पे कवर्ड है। तो फिर दूसरा ये स्टैटिस्टिक्स है। तो ये मैथमेटिक्स का आपको ओवरव्यू मिल गया। और उसके बाद है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का। तो अगर आपने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये सब भी आ रहा होगा। तो अपेरेंटली मुझे लगता है जिसने इकोनॉमिक्स ली होगी 12th में उसको तो अभी लग रहा होगा भाई इकोनॉमिक्स भी मुझे आता है। और क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटेंसी भी आ रहा है। दो सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स में भी 20 50 30 मार्क्स ऐसे हैं, जो आराम से करके आएगा। और लॉ भी कुछ नहीं है, एक बार जब आप बुक बुक देखोगे तो अपेरेंटली मुझे लगता है बहुत हद तक आपको लगा होगा कि सीए फाउंडेशन उतना टफ नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि यार 8 महीने अभी बड़े हुए हमारे पास, तो हम आराम से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो ये भी सर। आप देखोगे ना, कुछ नो मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बहुत आसान टॉपिक्स है। ये जो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स डाले ना हमने, ये बहुत आसान है, बुक से ही पढ़ोगे ना सीधे समझ आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस सर, मेरा नईम सर से क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। मैथ्स को कितना टाइम देना है? मतलब मैंने 11th में पढ़ा था थोड़ा बहुत, हम्म। तो मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, लेकिन मैंने 12th में मैंने इंटीग्रेशन के डर से छोड़ी। आपने तो आप मुझे बताओ, आपने कॉमर्स में 12th किया है या आप सब्जेक्ट्स कुछ और थे? नहीं, कॉमर्स में मैंने किया था। आपने बिजनेस मैथमेटिक्स लिया था हाँ, मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स लिया था 11th में, 12th में भी? 12th में, फिर मैंने कंटिन्यूटी के बाद नहीं, छोड़ा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स, इफ यू कैन रन मी थ्रू द टॉपिक्स, आपने क्या क्या पढ़े थे जल्दी से? परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, हम्म बायनोमियल थ्योरम, हम्म लीनियर इनइक्वालिटीज, हम्म। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। ओके, तो आई थिंक आपका फिर 50 to 60% कवर्ड है, मोर देन देखो दैट इन। साहिबा, ये तो आपने किया है ना, रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशंस आपने बोला, लीनियर इनइक्वालिटीज बोला, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपने बोला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोला, सेट्स बोला आपने। हाँ सर। तो मैं अगर 8वां छोड़ दूंगा, पहले 7 तो आपने किए हैं ऑलरेडी। हम्म। तो हो गए ये 40 मार्क्स। तो काफी हद तक लेकिन कवर्ड है, आई थिंक लॉजिकल आपका रीजनिंग तो ये point कोई भी कर लेगा। ये नईम भाई के शायद ये 15 या कितने लेक्चर्स होंगे, उसमें करोगे तो उससे भी शायद कम लेक्चर्स होंगे। ये आपने भी हमारे चैनल पे देखे थे लेक्चर्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग के? हाँ, आपने हमारे चैनल पे देखे थे लेक्चर्स जो मैंने चलाए हुए हैं? नहीं मैंने वहां से तो नहीं देखा था। आपने किया है, आपने खुद किया है। अल्ट्रा को मैं समझ पा रहा हूँ, आपने सही किया है जितना आपने किया है। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो एक टॉपिक का एक पार्ट है, ठीक है, उसमें से हार्डली कितने 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उतना मैटर नहीं करता। तो आपका 100 में से आई थिंक अभी तक 60 या 65 कह सकता हूँ मैं कवर्ड है। तो आई थिंक यू आर राइट ऑन ट्रैक। आपके पास 8 महीने हैं, तो इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक्स है वो आप आराम से कवर कर सकते हो। और अगर टाइम एलोकेशन की बात है तो जरूरी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अचीव करो, बिकॉज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके फॉर एग्जांपल 400 में से 250 आ गया, जिसके 350 आ गए तो कोई फर्क पड़ता है फाइनली उसका एंट्री। करेंगे नईम भाई, उस वाले पे जस्ट आ जाएंगे, उसी लाइन आप साइड पे आ रहे हो। आप दोनों एक ही लेवल पे हो, तो उस तरीके से करेंगे देखो डिस्कस। आप ऑन ट्रैक हो, जो मैं बता रहा हूँ आप ऑन ट्रैक हो, 60 रेडमी मार्क्स। रेडमी 6 जो है ना, प्लीज आप म्यूट करो। आप कोई डाउट पूछ नहीं रहे हो, बट आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, और कुछ शायद बांध छना पड़ती ना, हमें वो आवाज आ रही है। हाँ सर, तो जब मैं पढ़ रही थी ना 11th में मैथमेटिक्स, जी जी जी।
मेरे पास बुक अवेलेबल थी सीए की, ओके। तो जब मैंने उसका ट्राई किया था वो एमसीक्यूज वगैरह उस पे देकर थे, हम्म। वो मुझे नहीं आए। बट जब मैंने एग्जाम में ट्राई किया था, एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वहां पे मुझे लगा कि मतलब मेरे दिल में वो डर सा बैठ गया कि शायद कुछ अलग ही लेवल का आता है सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स। अगर आपने पहले से फॉलो किया तो मैं पहले वही बताया था, मैंने कहा ओरिएंटेशन की बात है। आपने कहाँ से पढ़ा था? मैंने आपने यूट्यूब से, कंटेंट कौन सा रेफर किया था? मैंने, एनसीईआरटी? हाँ एनसीईआरटी, हाँ, लेकिन तो मैंने सीबीएसई मैंने से। मैंने स्टार्टिंग में वही पॉइंट बताया था कि हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी लेवल का पढ़ा हो मैथ्स, लेकिन जो सी एंट्रेंस के लिए चाहिए आपने वो नहीं पढ़ा है। और वो आप कहाँ से पढ़ोगे? या इंस्टीट्यूट की बुक से, या हमने जो कंटेंट चढ़ाया हुआ है, बिकॉज हमने कंटेंट ऐसे ही डिजाइन किया हुआ जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। तो आप उस चीज को डिस्टिंग्विश करो कि अगर आप एनसीईआरटी से 11th 12th पढ़ोगे, आप बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी, लेकिन उतनी शायद रिक्वायर्ड नहीं है सीए के लिए। मैंने स्टार्टिंग में साहिबा, वही कहाँ से पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। साहिबा बट हम ना आप अभी सेशन के बाद वो नई बाई के जो लेक्चर्स हैं उनका लिंक डालेंगे ग्रुप में, आप उनको देख के स्टार्ट कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। ओके सर। ठीक है? ठीक है नहीं भाई? हाँ फाइन, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, अब जब आप लोगों का 12th का ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा, इसमें आपके अभी जो देखा 4 पेपर थे, पेपर 1 2 3 4 है ना? अकाउंटेंसी था, फिर बिजनेस लॉ था, फिर मैथमेटिक्स था और इकोनॉमिक्स था। अब सबका आपने देखा 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर था। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन ये है, पेपर 1 and पेपर 2 will be subjective type, while as पेपर 4 and पेपर 3 will be objective type with negative marking। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से आपने भी 12th में अकाउंटेंसी दे दिया या बिजनेस स्टडीज दे दिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, क्वेश्चन आता था, आपको उसको लिखना था, ट्रायल बैलेंस बनाती थी शायद, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, जर्नल एंट्री करनी थी, तो अकाउंटेंसी का पेपर आपका वैसे ही आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। और बिजनेस लॉ जो है वो भी आपको सब्जेक्टिव आएगा। बट जो मैथमेटिक्स है यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है एज सच कॉपी पे, आपको एमसीक्यू टाइप दिया जाएगा। आपको सपोज क्वेश्चन आएगा कि एक बंदे ने 1,000 रुपया डिपॉजिट किया, आप बता दो 4 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कितना मिलेगा, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1+r/n, तो आपको निकल जाएगा अमाउंट। इस तरीके से आपको पेपर आएगा मैथमेटिक्स का। और इकोनॉमिक्स का भी आपको कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि थ्योरी ऑफ ये जो प्रोडक्टिविटी है, रिकार्डियन थ्योरी, उसको डिफाइन कर लो, वैसा नहीं होगा। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि अगर ये इतना है तो बता दो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, बढ़ेगी कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। सीआरआर कितना है आज, एसएलआर कितना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से। तो ये आपको क्लियर हो गया। बट जहां तक मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है बट नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब माना जाएगा कि आपने फाउंडेशन पास कर लिया। जैसे आपने भी 12th दे दिया, आपका कब माना जाएगा कि आपने 12th क्लियर किया? जब आपके 33% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो बोलते हैं कि बंदे ने पास कर लिया। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% आना चाहिए, है ना? शायद यही होता है 12th में। सीए फाउंडेशन में क्या है, नॉट ओनली सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो, हर में ये चीज है कि इंडिविजुअली इंडिविजुअली आप जो भी पेपर दोगे आपको उसमें 40% मार्क्स आने चाहिए। You should get 40% marks in each paper and minimum 50% marks in aggregate of all the papers। And यहाँ पे क्या लिखा है? A candidate is declared to have passed the foundation examination if he obtains at one sitting a minimum of 40% marks in each paper and minimum 50% marks in aggregate of। किसको ये समझ आया बच्चों में से कि कब माना जाएगा फाउंडेशन एग्जाम पास होगा आपका? हाँ, कोई बताएगा? सर जब हर किसी सब्जेक्ट में 40% हो और उसका एग्रीगेट टोटल बनता है 200 से ऊपर से। अब देखो आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं? 400। 400 मार्क्स बन रहे हैं चारों किताब में। आप चारों किताबों के लिए एग्जाम दोगे, जैसे नवंबर में आप एग्जाम दोगे, तो चारों किताबों का एग्जाम देना है आपको, क्योंकि वन सिटिंग की बात हो रही है। मतलब आपने ऐसा नहीं करना है कि भाई नवंबर में एक किताब दूंगा, नेक्स्ट मई में एक किताब दूंगा, ऐसा नहीं कर रहे। एक ही बार जैसे आप नवंबर का एग्जाम दोगे, चारों किताबों का पेपर देना है आपने। और
आपका एग्रीगेट में कितना आना चाहिए? 200 से ऊपर आना चाहिए। 200 या 200 से ऊपर 50% कितना होता है? 400 में से आधा। 200 या 200 से ऊपर होना चाहिए। बट कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें 40 से कम हो। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने चलानी है कि इंडिविजुअली आपका गोल होना चाहिए कि हर पेपर में कम से कम 40% लाने हैं और एग्रीगेट में आपको 50% लाने हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है कि क्या मतलब है इस चीज का? नो सर। अब मैं आपको कुछ केस बता दूंगा, तो आपको बताना है कि ये बच्चा पास हो गया कि फेल हो गया। एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसके एक बुक में आए 55, दूसरी बुक में आए 55, तीसरी बुक में आए 55। टोटल कितना हो गया? 55 55 55 165। एक बुक में आ गए 35। 165 प्लस 35 टोटल कितना हो गया? 200। 200। तो क्या ये बच्चा पास हो गया? नो सर। क्यों? नो सर, एक सब्जेक्ट में कम है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में उसको कम है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिससे बच्चे रहते हैं। वो क्या करते हैं, सपोज यहीं पे आ गए यार मैथ छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंडिविजुअली भी आपको सारे पेपर्स को तैयार करना है और कलेक्टिवली भी आपको ये सोचना है कि आपके 50% से ऊपर हो जाए। अब मैं आपको बता, देखो ब्रेन जो होता है ना, माइंड सेट की बात होती है। अभी आप लोग 12th में पढ़ रहे थे ना, कौन कौन कोशिश कर रहा था मुझे बताओ ऑनेस्टली। अभी 20 बच्चे जुड़े हैं, उसमें से अगर मैं और नईम भाई को सेट करें तो 18 बच्चे हैं जो मैं समझता हूं कि वो 12th का एग्जाम अभी दिए है। आपके टारगेट क्या था 12th में? आप कितने परसेंट लाओगे? रेंज बता दो जस्ट, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने के। क्या चाहते थे, कितना 95 अबव। हाँ 95 95 अबव। हाँ 95% अबो। कौन कौन चाहता कि मेरी पूरी हाँ कश्मीर में फर्स्ट रैंक आनी चाहिए? हाँ, हर कोई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो ग्रुप में है। तो चाहते थे ना कि भाई मैं टॉप करना चाहता हूँ, अपने स्कूल को टॉप करना चाहता हूँ, कश्मीर में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना चाहता हूँ। 95 से नीचे नहीं लाने चाहिए, 90 से तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। है कि नहीं? ये माइंडसेट हम्म, रहता है कि भाई मेरे को इतना मानना है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? वो माइंडसेट वाली प्रॉब्लम कहाँ सीए में खा जाती है बच्चों को। जो ये गोल होता है ना आपका 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, ये गोल बच्चों का आता है भाई 40% लाना है, 50% लाना है। तो वो वैसे ही तैयारी करते हैं, फिर क्या होता है 50 की जगह 49 आ जाते हैं, तो रह जाते हैं। तो आपको सीए में गोल हाई रखना है। ये मत समझो कि भाई मैं से सज्जी मार्क्स आने, नहीं। बोलो कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा सब में। अरे 100 नहीं आएंगे तो 90 तो आएंगे, 90 नहीं आएंगे तो 80 तो आएंगे, 80 नहीं आएंगे 70 तो आएंगे ना। वो बोलते हैं शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, हम अपना गोल ही कम रखते हैं भाई 40% आना चाहिए, वो डर डर के चलते हैं। वो नहीं करना है। तो आप में से हर कोई बता दो जिसको सीए करना है कि हम 40 या 50% के लिए नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 100 आउट ऑफ 100 चारों किताबों के लिए। ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए जाओ। ये मत जाओ कि मुझे क्या करना है इसमें, मुझे 50% लाने, नहीं। अपना गोल हाई रखो कि 100% के लिए मुझे पढ़ना है, और आप देखोगे कि आप पास ऐसे हो जाओगे। प्रॉब्लम मैंने ये देखा है माइंडसेट। नहीं भाई इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देंगे। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बच्चे फेल होते हैं, वो कहीं ना कहीं 40 और 50 में अटक जाते हैं। नहीं भाई, तो ये मैंने आज मुझे थोड़ा भी किया मन। हाँ एक्चुअली जो आपने स्टार्टिंग में बात की ना कि वो नेगेटिव फीलिंग से शुरू हो जाता है। सपोज हो सकता है हमसे पहले भी स्टूडेंट्स ने कहीं पे काउंसलिंग ली होगी, किसी से बात की होगी, तो पहला वही सुनने को मिलता है कि सीए मुश्किल है, इतने साल लग जाते हैं, वो है ये है। तो जब एक चीज कॉन्सिस्टेंटली आपको फीड की जाती है, की जाती है, की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है, चाहे आप चाहो चाहे आप नहीं चाहो। अगर आप दिन भर नेगेटिविटी फोस्टर करोगे तो नेगेटिविटी ही जो है वो क्रिएट होगी। दिन भर आप उसी चीज को सोचोगे, उसी चीज के डिस्कशन करोगे, तो वही हो जाता है कि इशू क्या आता है कि जब पहले से आपको आपने ये माइंडसेट बना लिया कि ये डिफिकल्ट है, नंबर 1, नंबर 2 मार्क्स कम आते हैं, नंबर 3 इतना टाइम लगता है, तो फिर नेचुरली आप क्या करते हो, आप ये सोचोगे चलो अगर 50 भी आ जाएंगे तो ठीक है, मैं तो पास हो जाऊंगा पहले अटेम्प्ट में। लेकिन 12th में आपकी वो अप्रोच नहीं होती, या बाकी एग्जाम्स में आपकी वो अप्रोच नहीं होती। वहां पे आप 70 80 90 एक टारगेट लेके चलते हो और वहां से स्टार्ट करते हो। तो अगर आप उस नेगेटिविटी, उस माइंडसेट से बाहर निकल के इसको एज अ नॉर्मल एग्जाम, एज अ नॉर्मल जैसे आप 12th पढ़ते हो वैसे ही ये भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आप लोग 12th पढ़ते हो बिल्कुल वैसा है। सर ने पहले भी वो बात डिस्कस की कि जिसने 12th में अकाउंटेंसी या 11th में अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ी है, हम ये नहीं कह रहे कि हमसे पढ़ी है या यहाँ से पढ़ी है,
जहां से भी पढ़ी है पूरे कश्मीर में, आपने कहीं से भी नहीं, अच्छे से पढ़ी हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ी हो, समझ के पढ़ी हो, रटा नहीं मारा है, क्वेश्चंस को क्रैम नहीं किया आपने, वो जो बुक्स आती है मार्केट में वहां से क्वेश्चंस क्रैम करके नहीं गए हैं, या वो जो गैस आजकल मार्केट में चलता है आपने वो करके नहीं गए हो। अगर आप सीधे पढ़ के गए हो अकाउंटेंसी कोई भी अच्छे टीचर से, तो आपका आप मानो 80% अकाउंटेंसी आपका कवर्ड है। 80% आपका कवर्ड है, आपको खाली 20% पढ़ना है, एक या दो टॉपिक्स छोड़ के। अगर आपने किसी का इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, तो वो यकीन मान ली, ये बात मान के चले, उसका 60 to 70% आज की डेट में अगर वो पेपर देगा तो कवर्ड है। मैं हेलो ये हेलो सर। हाँ जी। मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। मैं आज की डेट में आपको ये कमेंट कर सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी चैनल से अकाउंटेंसी पढ़ा है, अगर वो आज बिना पढ़े बिना किताब खोले सीए का एंट्रेंस देंगे आज की डेट में, एटलीस्ट अकाउंटेंसी पेपर में, तो वो 60 से और 70 से अप हो जाएंगे, जो भी हमारी चैनल की students हैं। अभी आज की डेट की बात कर रहा हूँ। सर मेरा तो एक अब जी जी बताइए बताइए। सर, अगर 11th और 12th में किसी को इकोनॉमिक्स ना हो, उसके बदले एंटरप्रेन्योरशिप हो, क्या वो इकोनॉमिक्स को कैसे ले फर्दर? हाँ तो अब किसी का नहीं है, ठीक है, तो अकाउंटेंसी तो सबका है ही है। तो आपके 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं नए। मैथमेटिक्स आपके लिए नया है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आपने, आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा 11th-12th में। आपके लिए बिजनेस लॉ नया है, बिकॉज बिजनेस लॉ नहीं पढ़ाते 11th-12th लेवल पे। और आपके लिए इकोनॉमिक्स सब नया होगा, जैसे न्यू सब्जेक्ट आपके लिए। तो एक नया, कोई भी एक नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या कोई भी एक नया सब्जेक्ट समझने के लिए 8 महीने का टाइम या 6 महीने का टाइम या 7 महीने का टाइम, जो एक बुक 250-300 पेज की है, कोई कम टाइम नहीं है। इस टाइम में आप अगर अच्छे से पढ़ोगे विद प्रॉपर गाइडेंस, तो आप 2 से 3 रिवीजन कर पाओगे। तो वो जो मेन जो पॉइंट अभी यहाँ पे हम वो बताना आपको समझाना चाहते हैं कि वो फेल होने का रीजन क्या होता है, बिकॉज वो माइंडसेट ही ऐसा बना है कि हमें पास करना है, 50 मार्क्स लाने हैं, उसी तरीके से आप अप्रोच करो। अब आप पढ़ते भी वैसे ही हो, और अब यकीन मानो कि 50% सिलेबस पढ़ के ही जाते हैं बच्चे। तो जब 50% पढ़ के जाओगे तो इट इज ऑब्वियस कि वो ट्रांसमिशन लॉस तो होता ही है। सपोज अगर मैं आपको यही अभी की कन्वर्सेशन आधे घंटे के बाद बोलूं कि आप रिप्रोड्यूस करो अपने घर वालों को, या अपने किसी कलीग को आप, या अपने किसी दोस्त को आप सेम ही कन्वर्सेशन बताओ जो 1 घंटे की है, तो इसमें से 70% जो है आप बता पाओगे, 30% जो है ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा। इट्स बट नेचुरल। आप पूरा इसको एज इट इज वर्बेटम नहीं बता सकते। वही पढ़ने में भी होता है। जब आप 70% या 60% ही पढ़ के जाते हो, तो आप ट्रांसमिशन लॉस को ले लो, आपका बाकी स्ट्रेस एग्जाम सबको ले लो, तो वहां पे आप 40-35 से ज्यादा नहीं कर पाते हो। तो वो माइंडसेट वाला ही पॉइंट है जो सर ने बताया, कि वो माइंडसेट आप लोगों को उस तरीके से रखना है जैसे आपने 12th को अप्रोच किया, कि आपने एक बुक पढ़ी, आपको एक कैरिकुलम दिया गया, आपने उस कैरिकुलम को पढ़ा और आप उसी कैरिकुलम को लेके एग्जाम में उसका अटेम्प्ट करने चले गए। तो वहां पे आप ये नहीं सोचते कि मैं 50 लाऊंगा या 40 या 30 लाऊंगा, आप एक पेपर को पढ़ के, उस एक बुक को पढ़ के उसका पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो। तो सिमिलरली अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपका इकोनॉमिक्स भी नहीं था, आपका मैथमेटिक्स भी नहीं था, तब भी 8 महीने में आप आराम से जो है इन सब्जेक्ट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो ऑन योर ओन, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे कोचिंग्स का लेंगे कि आपको कोचिंग्स करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कश्मीर से करोगे, बाहर से करोगे। आजकल पेन ड्राइव क्लासेस का जो है वो भी एक इन प्रैक्टिस है कि आजकल जो है पेन ड्राइव क्लासेस से भी क्लास हो जाती है, तो वो सब हम आपको गाइड करेंगे फर्दर। लेकिन अभी जो पॉइंट है कि जब आप पढ़ रहे हो, तो आपने पूरा पढ़ना, आपने होलिस्टिकली पढ़ना है, और आपने पूरा 100% पढ़ के 100% अटेम्प्ट करने वहां जाना है। ऐसे करोगे तो आप में से जो है, आप यकीन मानो कि आप आराम से एंट्रेंस को जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल 12th की तरह है, लेकिन वही है कि आपको पढ़ना है, आपको 6-7 महीने पढ़ के उसको रिवाइज करना है। हाँ, जस्ट वो एक चीज अभी फाउंडेशन के लिए नहीं है रिलेवेंट, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था एग्जांपल। अगर 3 बुक्स में 55 55 55 और एक बुक में 35 आया, तो वो पास नहीं माना जाएगा, तो उसको 9 से देना पड़ेगा। ये चीज अप्लाई होती है इंटरमीडिएट में भी और फाइनल में भी। आपको जो ग्रुप वाइज होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, चाहे आप एक साथ दे दो या अलग से दे दो, किसी भी ग्रुप के जब आप पेपर दोगे, आपको एग्रीगेट में 50% लाना है उस ग्रुप में जितने भी है। सपोज 3 बुक्स है तो 300 हो गया, 300 में से आपको 150 लाना है, बट इंडिविजुअली आपको 40 से ऊपर ऊपर लाना है आपने। फिर उसमें एक कंसेप्ट होता है एग्जाम्शन का। एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है, अगर एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगी, तो जैसे वही मैं बोलता हूँ, एक बच्चे का एक बुक में 55 है, दूसरी बुक में 55 है, और तीसरी बुक में 35 है। अब क्या हो गया, उसका जो 35 इस वजह से तो फेल हो गया। तो अगली बार जब वो देगा, उसको तीनों बुक्स में नए से देना होता है एग्जाम। बाकी जगहों पे जो कॉलेज में होता है, अगर आपके किसी बुक के मिनिमम मार्क्स से ऊपर आ गए, तो आपको उसको दोबारा नहीं देना है। यहाँ पे 40% है मिनिमम मार्क्स। अगर आपके किसी के 42 आ गए, 44 आ गए, 45 आ गए, और ओवरऑल ग्रुप पास नहीं हो गया, तो अगली बार क्या करना है, अगली बार सब किताबों को नए से देना है। तो ये एक चीज है जो मुझे लगा है जरूरी बताना है, कि आगे मतलब जो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, उसमें अगर आपको ऐसा हो गया, तो फाउंडेशन तो पता ही है, नहीं हो गया तो सारा नए से देना पड़ेगा।
बट इंटरमीडिएट में भी ये चीज है, अगर आपको ग्रुप में कोई एक बुक रहेगी जिसमें आपके 40 से कम आ गए तो ग्रुप तो क्वालिफाई नहीं होगा। बट क्या आप बोलोगे कि यार जिस बुक में मेरे 50 मार्क्स थे उसमें भी मुझे देना है दोबारा से, तो आंसर यस, आपको सारा ग्रुप नए से देना पड़ेगा। बट अगर आपके उस वक्त उस ग्रुप में जब आपने पेपर दिया था किसी बुक के 60 से ज्यादा मार्क्स थे तो आपको उसमें एग्जाम्पशन मिलती है, वो पेपर आपको नए से नहीं देना होता है। बट जब ये इंटरमीडिएट का स्टेज आएगा तब आप उसको डिटेल में जाओगे, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। तो अभी अगर हम मेरे हिसाब से अब हम वापस आएंगे इस पे कि आप लोगों का अब जो पढ़ाई करनी है, तो अभी आप सपोज रजिस्ट्रेशन करोगे इस मंथ में, अप्रैल से पहले पहले करोगे, तो यू ऑल विल बी एलिजिबल फॉर नवंबर। तो आपको नवंबर तक ये 7-8 महीने मिलते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आपके ये 7 महीने मिलते हैं। नवंबर इनफैक्ट दिसंबर में एग्जाम होगा, तो 8 महीने आपको आराम से मिलते हैं। दिसंबर में आपके पेपर होंगे इसके फाउंडेशन को, तो 8 महीने में आपको ये 4 बुक्स है, तो 2-2 महीने भी अगर मैं बुक का पकड़ूंगा तो आपको 2-2 महीने एक बुक के लिए मिले, जिसमें आपके अकाउंटेंसी एटलीस्ट सब बच्चों ने कवर किए। जिसका बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा उसके 2 कवर होंगे, जिसने बिजनेस मैथमेटिक्स भी पढ़ा था उसके 3 बुक्स कवर हो रही है। वो आप अपने हिसाब से जो कि आपका कितना कवर हो गया है। अब रही बात की हमारी तरफ से हमने आज तक क्या किया है, मैंने अकाउंटेंसी 100% पढ़ा लिया है, नईम भाई ने 60% पढ़ा लिया है। तो ये 2 चीजें तो आपको हमारी चैनल पे ही मिल रही है, इसमें हम आपको गारंटी दे सकते हैं आप ये पढ़ोगे तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है पर से। इसी तरीके से यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मेहनत करोगे, स्क्रॉल करोगे, आपको हर चैनल मतलब हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम 2 अपना मैथ और अकाउंटेंसी कर पाए, लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड टाइम, ऐसा कुछ नहीं है बिजनेस लॉ हम पढ़ा नहीं सकते यहाँ पे, या आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये, हमने खुद पढ़ी है, हम पढ़ा भी सकते हैं। बट द पॉइंट इज टाइम की पॉजिटिव होती है। हमने हमारे एंड तक इतना था, हमने ये तो बुक्स कवर करा दिए, आपको कोई और फैकल्टी होगी जिसने वो चीज भी कराई। तो कोई अगर बच्चा ऐसा है जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिलीव मी आपका सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वो भी ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, उसके भी लिंक्स हम आपको इंशाल्लाह आप हमें एक ग्रुप बना देंगे। जो बच्चा उस ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो हमें मैसेज कर देना, मेरा नंबर लिख दो, मैं दोबारा से चैट में लिख दूंगा। मेरा नंबर है 9711374943। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ग्रुप में मैंने डाल दिया 9711374943। आप लोग मैसेज कर देना, हम आप सब लोगों का ग्रुप बनाएंगे जो अभी सीए फाउंडेशन के लिए जाएंगे। उसमें फिर हम वो लिंक्स डाल देंगे जिसमें आपको दिखाऊंगा इंस्टीट्यूट कहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। एक तो जो मटेरियल आपको मिलेगा मिलेगा सेल्फ स्टडी, और ऑनलाइन भी वो देते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। कहीं पे भी फिर इस पर्टिकुलर जर्नी जो आपकी अभी दिसंबर तक रहेगी, डाउट आएगा आप हमें, मुझे या नईम सर को मैसेज करके पूछ सकते हो। फिर कॉल की जरूरत पड़ेगी तो कॉल पे भी फिर कर सकते हैं टाइम लेके। तो वो चीज होगा। अगर वो बच्चा जो बोलता है कि नहीं मैं ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, या मुझे लगता है मैं ट्यूशन मतलब ऑनलाइन करके कर दूंगा, फिर आई बात है अगर आप बोलते नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, या मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं, मैं ट्यूशन लेना चाहता हूँ, तो क्या ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल। देखो कॉलेज तो आपका कुछ है नहीं, सीए का कॉलेज, सीए डिस्टेंस मोड में, बट इंस्टीट्यूट अपने एंड पे कोशिश करता है, वो लेक्चर्स लाता है, उनका यूट्यूब चैनल भी है और एक पोर्टल भी है उनका, बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल। मैं ट्राई करूंगा अगर इस वक्त पॉसिबल होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रही है? आई विल जस्ट ट्राई कि मुझे ऑनलाइन कुछ मिलेगा क्या, मेरे हिसाब से होना चाहिए। आईसीआई की वेबसाइट पे अगर मैं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहाँ पे इनका नॉलेज पोर्टल है, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, ठीक है? दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? जी सर। देखो ये इनका नॉलेज पोर्टल है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इनने ऑनलाइन रखा है। यहाँ पे आपको जब आप रजिस्टर करोगे ना सीए में, तो आपको स्टूडेंट लॉग इन आईडी वो सब कुछ मिलेगा। उसके बाद जब आप लॉग इन करोगे, आप देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में सारा लिखा है, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन सारा मिलेगा यहाँ पे, और सर लास्ट में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पेपर आए वो भी है, और इनके ना वीडियोस भी रहते हैं। बट क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे वो नहीं दिखेगा। डिजिटल लर्निंग हब शायद से इसमें होगा, डिजिटल लर्निंग हब में देखते थे एक बार क्या आता है। 1 मिनट लेट मग कोणीस बदमाश क्यों। नो सर खाया। तो यहाँ पे अब जब इंशाल्लाह मैं भी थोड़ा इसको डिटेल में देख लूंगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ दिख जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इनके पोर्टल है जहाँ पे इनके क्या होते हैं, मतलब लेक्चर्स भी आ जाते हैं, ठीक है? तो बहुत हद तक यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा उनका लिंक अगर मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा तो मैं वो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपको वो लेक्चर भी मिलते हैं। अब रही बात उसके बगैर भी, अगर आप बोलते हो कि हम कोचिंग करना चाहते हैं, तो कोचिंग जो होती है आज की डेट में
वो दोनों तरीके से होती है, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ऑफलाइन मतलब जैसे किसी बच्चे में होता है कि सर सामने होने चाहिए ताकि हमें समझ आएगा। तो उसमें भी आपका, अगर आप जम्मू कश्मीर में हो तो आप, जैसे नईम भाई ने बोला, मुझे इनफैक्ट आइडिया नहीं है कश्मीर के बारे में, बट नईम भाई को आइडिया है। तो कश्मीर में भी आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती है, जम्मू में भी होती है। मैं खुद जम्मू में पढ़ता था तो जम्मू में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, और फिर जब इंडिया में कहीं पे भी जाओगे तो यहाँ ऑफलाइन भी होती है। बट इसके पैरेलली अभी कोविड के बाद से मेजर ट्रेंड जो हो गया ऑनलाइन क्लासेस का। तो ऑनलाइन क्लासेस भी आज की डेट में मिलती है। अगर मैं देखूंगा सबसे सस्ता कोर्स, अगर मैं बोलूंगा, मतलब मैं किसी कोचिंग सेंटर की यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब अब क्योंकि ये बच्चों के साथ क्लिनिक में रहते हैं, तो जैसे ये फिजिक्स वाला है, इनका कॉमर्स वाला करके आता है, इनके भी शायद फाउंडेशन की 3-4 हज़ार की लेक्चर्स होते हैं जिसमें ये सारे लेक्चर्स कवर कराते हैं। उसके बाद आपका अन अकेडमी है, अन अकेडमी भी ऐसी फाउंडेशन के लिए, मतलब आपको रजिस्टर करना होता है, तो फाउंडेशन की जितनी फीस होगी उसमें वो पूरा फाउंडेशन के लिए आपको फिर बहुत सारी फैकल्टीज देता है, आप उनसे पढ़ सकते हो। इसके बगैर भी फिर नेशनल लेवल पे बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स है जिनका ये पेन ड्राइव का सिस्टम होता है या ऐप का सिस्टम होता है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते, डिपेंडिंग आपके लिए क्या सूट करता है। कोई होता है, जैसे एक बच्ची थी, एंड आई थिंक ये शायद बहुत सालों का था, एक ये अप्सरा ही बच्ची थी, इसको किसने बोला था, अरे सीए कितने ही बनते हैं कश्मीर में, और अगर कोई बनता है वो लड़के ही बनते हैं, जो एक बिल्कुल गलत बात है। मैं और नईम भाई बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो लड़कियां हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कश्मीर से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़के ही बनते, और शायद मैं ऐसा बोलूंगा कि ट्रेंड थोड़ा सा मतलब अब चेंज ही हो गया। जैसे नहीं, मैंने बोला परसेंटेज में ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो गया, इसमें प्रोपोर्शन ऑफ लड़के लड़कियां जो सीए बनती है उसमें भी चेंज हो गया। आप पिछले 5-6 सालों के टॉपर्स देख लो, अक्सर लड़कियां होती है। या फिर दूसरी बात ये होती है, तुम लड़की हो तो तुम कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते हो सीए करने के लिए, कश्मीर से बाहर जाना होता है। पद्धन मिसाल था फॉर एग्जाम्पल, हम उनने चुको ना सीए से शिन्ने आसान, वो उसने जॉब बाहर कर ली। अब मैं और नईम भाई है, नईम भाई सीए होके कश्मीर में है, मैं सीए होके दिल्ली में हूँ, तो ये सीए का कसूर थोड़ी है कि मेरा कसूर है कि मैं दिल्ली में हूँ। मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ, मतलब मेरी प्रायोरिटी है कि मैं दिल्ली में हूँ। इसी तरीके से आप सीए बनने के लिए ये पहली कंडीशन ही नहीं है कि आपको दिल्ली आना है। हमारे वक्त होता था ये ट्रेनिंग के लिए बाहर आना पड़ता था, जम्मू से बाहर, चंडीगढ़ आ रहा है। आज की डेट में नहीं भाई, आपको वेट करा देंगे ये बात को कि ये ट्रेनिंग भी आपकी कश्मीर में होती है। तो आपको बीइंग गर्ल भी वो कोई टेंशन नहीं है कि आपको कश्मीर से बाहर आना है, ये ट्रेनिंग भी आपकी उधर ही हो जाएगी, डिस्टेंस मोड पे है। रही एग्जामिनेशन सेंटर आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी में होता है, तो आपका जो एग्जाम देना है सीए का वो भी आप कश्मीर में दे सकते हो। जो आपको आर्टिकलशिप करनी है किसी सीए के अंडर में, कश्मीर में बहुत सारे सीए पड़े हुए हैं, हम ही आपकी हेल्प करा देंगे किसी फर्म में एडमिशन उसके लिए, वो भी आपका कश्मीर में होगा। बाकी जो ये ट्रेनिंग्स होती है आईटीटी वाईटी, ये भी आपकी कश्मीर में होगी। अब रही कोचिंग की, ऑफलाइन करना होगा तो नहीं भाई आपको बता देंगे वहां पर है। अगर ऑफलाइन नहीं करना है कि घर से ही करना है सेल्फ स्टडी, वो भी हम गाइड कर रहे हैं। अगर किसी कोचिंग सेंटर का करना है ऑनलाइन, तो उसका भी हम गाइड करेंगे, या आप खुद ही बाकी दोस्तों से बात करके पता करेगा। तो वो डर आना ही चाहिए कि लड़की होके कि हम सीए नहीं कर सकते। मैं तो शायद सजेस्ट करूंगा कि लड़कियों के लिए अगर सबसे अच्छी चीज है तो वो सीए आके कर लो, ना कॉलेज जाने की झंझट, ना गाड़ियों में धक्के खाने की झंझट, घर बैठे बैठे सीए बन जाओ। और रही बात फिर सीए के बाद, फिर जॉब के बाद, मतलब सीए बनने के बाद फिर स्कोप है, तो इसके लिए थोड़ा मैं गुजारिश करूंगा नहीं भाई कि आप थोड़ा 5 मिनट में इनको थोड़ा ये बता दीजिए, बीइंग गर्ल या क्या बीइंग ओवरऑल सीए होके कश्मीर में कितना स्कोप है, या बीइंग गर्ल होके कि क्या वो कश्मीर में अच्छा खासा रिस्क उनको मिल सकता है क्या बीइंग सीए। ओके, तो अभी एक चीज को और एम्फेसाइज करेंगे, उसके बाद इस चीज पे आएंगे। वो ये है कि कॉस्टिंग, जो मतलब एक ये रीजन देते हैं ना लोग के, मतलब फाइनेंशियली वो इशू है तो हम सीए नहीं कर पाएंगे, तो वो तो क्लियर हो गया कि आज की डेट में सबसे सस्ता कोर्स ही है। अगर आप कोई भी कोर्स उठा के देख लोगे ना, उससे महंगा पड़ेगा। तो फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट ठीक नहीं है। जैसे फाउंडेशन पे आते, अभी हम आगे नहीं आते, मैंने आपको 2.5 लाख बताया था पूरे कोर्स का। तो फाउंडेशन में जेएंड के वालों के लिए 2300 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हो गया फाउंडेशन का फीस। 1000 रुपये आप लगा लो एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस, वो भी शायद उसमें भी कुछ कंसेशन है, बट हम 1000 मान के चलते, हो गए 3500 ऑलमोस्ट अभी तक। और अच्छी से अच्छी कोचिंग, जैसे सर ने कहा कि 3000 से स्टार्ट हो जाती है। अभी हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप सब लोग कोचिंग्स लोगे, बिकॉज आप या हमारे चैनल से नहीं पढ़ोगे या आप खुद नहीं पढ़ना चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो 3000 से लेकर आप मान लो 15,000 मैक्सिमम में आपके चारों सब्जेक्ट्स और अच्छे इंस्टीट्यूट से कवर हो जाएंगे। तो टोटल आपका सीए एंट्रेंस का, जो कि आपका 1/3 पार्ट जो है सीए का, एक तीसरा हिस्सा है 1/3, उसमें अगर आप देखोगे तो टोटल आपका जो कॉस्ट बनेगा, टोटल मैं सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ कोचिंग्स को लेके, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 तक जाएगा, नॉट मोर देन 20,000 रुपीज।
इससे ऊपर आपका जो है नहीं जाएगा खर्चा कोचिंग्स इंक्लूड करके। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप वही मान लो 4-5 हजार में आपका ये हो जाएगा। हो गया पहला एस्पेक्ट। ये दूसरा 10 जो है महीने का खर्चा होगा नहीं भाई, है ना? ये आपका फाउंडेशन का खर्चा मैं पहले बता रहा 10 महीने में आपका टोटल खर्चा 20,000 होगा, तो इफेक्टली पर मंथ का 2,000 का खर्चा हो गया, अगर उस हिसाब से भी देखोगे तो। अगर हूँ। आप पूरी अच्छी से अच्छी कोचिंग लोगे तो ये मैं तब आपको भी बता इतना रहा ही हूँ खर्चा है। कोचिंग्स लेके 15 हजार जी। में या 16 हजार में आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट का चारों सब्जेक्ट्स की कोचिंग मिल जाएगी, जो इंडिया में सबसे बेस्ट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप जो हमारे आज के टाइम में इकोनॉमी पैकेज होते हैं, फिजिक्स वाला या अनएकेडमी टाइप के इंस्टीट्यूट जो आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं थोड़ा इकोनॉमी पैकेज में 4-5 हजार के बीच में, तो 4-5 हजार के बीच में आपको बहुत अच्छा उनका ऑफर्स मिल जाएगा अनएकेडमी पे या जो कॉमर्स वाला है उन पे। तो वो डिसीजन लेने वाला पॉइंट है। वो उस टाइम पे जब आपको उस स्टेज पे आ जाओगे एडमिशन फॉर्म भरने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, तो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अप्रोच करना है और किस कैंडिडेट के लिए क्या सूटेबल है, किसके लिए कोचिंग सूटेबल है, किसके लिए क्या सूटेबल है। तो फाइनेंशियली आप उस चीज में वरी मत करो, वो सबसे सस्ता कोर्स है आज की डेट में। बट ये बात है कि कैपेबिलिटी है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पढ़ के कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपको आगे उसमें मेरिट के बेसिस पे आप उसमें आगे बढ़ोगे जितना आप पढ़ोगे। अब पॉइंट है क्या सीए बनने के बाद स्कोप कितना है। दो चीजें मैं क्लियर करूंगा। एक तो सबसे पहले अभी का जो सिस्टम है मोस्टली कश्मीर वैली में, अभी आप भी शायद ध्यान जो फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है। कश्मीर में पहले स्टार्टअप कल्चर नहीं था, ना के बराबर था। जो इंडस्ट्रीज पहले की लग चुकी थी वही इंडस्ट्रीज है। लेकिन अगर अभी आप देखोगे और आप लोग भी आपके आसपास देखोगे कि आपके कुछ दोस्त, कुछ कजन्स, कुछ नोन जो है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस अब कर रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है। तो जब स्टार्टअप कल्चर बढ़ेगा, जब कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, पहले यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर भी नहीं था। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस होते थे, वो प्रोपरेटरशिप चलते थे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलते थे। अभी अभी आपसे ये डिस्कशन कर सकते हैं बिकॉज आप लोगों को पता है कि प्रोपरेटरशिप क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या हो गया। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस, बहुत बड़े बड़े करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों में काम, करोड़ों का रिसीट्स, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था। कोई अकाउंटिंग नहीं थी, कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर भी शुरू हो गया है। लोग कॉर्पोरेटाइजेशन में जो जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि कंपनीज खुल रही है, एलएलपीज खुल रही है, ठीक है, ओपीसीज खुल रहे हैं, 1 पर्सन कंपनीज। तो ये नया नया नई चीजें हैं जो कश्मीर वैली में अब हो रही है। फंडिंग शुरू हो रही है, लोग बाहर से फंडिंग ला रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये चीजें नई नई यहाँ पे शुरू हुई है। तो दो चीजें ये हो गई, एक तो कॉर्पोरेट कल्चर शुरू हो गया, और एक दूसरा जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग हिसाब रख रहे हैं। तीसरा क्या हो गया, जो एजेंसीज है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, लाइक हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारा एमसीए, जो रेगुलेट करता है बिजनेसेस को, वो भी अब काफी हद तक जो है स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। यानी जो चीजें पहले जो है वो इग्नोर की जाती थी, एक्सक्यूज की जाती थी, आज की डेट में वैसा नहीं है। आज की डेट में इनकम टैक्स वाले हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। आपका 30-40 लाख का भी टर्नओवर है तब भी जाके जो है आपको नोटिस से सर्व हो रहे हैं, और उसको जो आपको आपको जो है रिप्लाई करना है। तो पहले 30-40-50 लाख कोई टर्नओवर नहीं माना जाता था। सिमिलरली आप जीएसटी में देखोगे 20 लाख रुपए थ्रेश होल्ड है, 40 लाख रुपए थ्रेश होल्ड है गुड्स के लिए, 20 लाख जो है वो हमारा सर्विसेज के लिए। तो 20 लाख टर्नओवर आज के टाइम में कोई, अगर एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी साइट पे आप जो है, कोई बंदा अपना जो है वो अपना स्टॉल भी लगाएगा कोई अच्छी साइट पे, लाल चौक या कोई ऐसी साइट पे जहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, तो 20 लाख तो वैसे ही कवर हो जाएगा, 40 लाख तो वैसे ही कवर हो जाएगा साल का। तो इसका मोटा मोटा क्या मतलब है कि मैक्सिमम बिजनेसेस जो है वो एलिजिबल टू रजिस्टर है अंडर जीएसटी। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट भी स्ट्रिक्ट हो रहा है, वो भी अब जो है टैप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन जो नहीं कर रहे। तो इस सब का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप पे? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब बिजनेसेस बढ़ेंगे, जब कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, जब एजेंसीज जो है, जब ये जो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, ये स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो आपकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ भी रही है। तो आज की डेट में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बहुत काम है। हाँ, तो इस चीज को वो अपने माइंड से निकाल, बाद में काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये होता है कि हम काम को और इस चीज को लिंक नहीं करते। सीए बनना आपका एक गोल है, आपकी एक ड्रीम है। रिजिक आपको कहाँ से मिलेगा, किस सोर्स से मिलेगा, यू नेवर नो। बहुत लोग सीए बनने के बाद टीचिंग लाइन में जाते हैं बिकॉज उनको वहां से रिजिक लेना होता है। लेकिन जो डिग्री आपने करनी है वो आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए करना है, अपने अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करके वो डिग्री जो है वो हासिल करनी है। और अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो वही आपके लिए जरिए माश भी बनेगा, लाइवलीहुड का सोर्स भी बनेगा, और अच्छे से बनेगा। तो आज की डेट में कोई भी कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की आज की डेट में कोई भी कमी नहीं है। और दिन ब दिन जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ रही है। मैं इस चीज को पर्सनली वाउच कर सकता हूँ बिकॉज मैं फील्ड में हूँ, मैं मार्केट में हूँ। तो मैं इसको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि काम बढ़ रहा है, बहुत काम है। इनफैक्ट ऐसे काम है मार्केट में कि करने वाले नहीं है। मार्केट में काम है, मार्केट में कुछ ऐसे काम है कि करने वाले ही नहीं मिल रहे जो उस चीज को कर पाए। तो
अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपके लिए, और आज से 5 साल के बाद सिनेरियो क्या होगा, इससे बेटर ही होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता सकता हूँ, जो मैं आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडवाइस करूंगा, बिकॉज अभी आप यंग हो, आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा जो है आपको क्वालिटी जो है अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने काम की, अपने प्रिंसिपल्स की, अपने कैरेक्टर की। उससे क्या होगा, आप डिस्टिंग्विश हो जाओगे मार्केट में। मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम आएगा। जब पहला जमाना था, मतलब आज से आप 10 साल पीछे चले जाओ, तो 10 साल पीछे लोग क्या बोलते थे, मुझे सीए के पास जाना है, मुझे कोई सीए दे दो, बिकॉज सीए थे नहीं। पूरे कश्मीर वैली में कोई 40 या 50 सीए थे। इनफैक्ट मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरा जो लिस्ट में नाम है कश्मीर वैली के सीए, मेरा 60 समथिंग है, 61 या 62 है, इफ आई रिमेंबर, मुझे अभी पूरा याद नहीं, बट इसी 60 और 70 के बीच में है। तो मतलब मेरे बनने तक 60 बने थे, और मेरे बनने के बाद और 70 या 80 बन गए, अभी 140 150 सीए एज ऑन डेट कश्मीर वैली में है। तो मैं 2015 का पास आउट हूँ, तो आप मानो 2015 तक खाली 60 या 70 सीए कश्मीर वैली में काम कर रहे थे। 2015 की बात करूं जब मैंने क्वालिफाई किया है, तो और मेरे बाद आप मान लो 80-90 और बन गए, तो अभी 150 के फिगर है। तो जो वो वाला टाइम था जब मैंने क्वालिफाई किया, तो ये लोग पूछते सीए है कहीं पे, बिकॉज लोग तब सीए को ढूंढते थे, बिकॉज सीए थे नहीं मार्केट में, सीए नहीं थे। आज की डेट में चेंज क्या है कि सीए मार्केट में है, तो आज की डेट में लोग बोलते हैं अच्छा सीए। जैसे अभी कोई बोलते हैं अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, तो आज बोलते हैं कि अच्छा सीए कौन सा है। तो वो एक चेंज आया है। पहले ये था कि सीए कहाँ बैठते, पहले ये था कि सीए कहाँ बैठते, और आज क्या है, आज ये है कि अच्छा सीए कहाँ मिलेगा। तो अगर आप वो अच्छे सीए बनोगे, तो वो कैसे बनोगे, वो आपको पहले से अपने काम की क्वालिटी, अपने प्रिंसिपल्स की क्वालिटी, वो आपको सब मेंटेन करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली फिर काम की कोई कमी नहीं है, आपको अच्छा काम मिलेगा, अच्छी कंपनीज का काम मिलेगा, और जो कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, तो उसमें जो है उससे आप बेनिफिट जो है वो कर पाओगे। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट अभी के लिए, आपको इससे ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं, बट हाँ काम है। सीए लाइक आई हैव कम सीए इन कश्मीर, तो अगर बिग फोर, अच्छा सीए के बाद यू कैन, आप बिग फोर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी बिग फोर के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये है कि अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी बिग फोर्स में है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जो पॉइंट है कि काम की कमी नहीं है, आपका प्रैक्टिस में भी स्कोप है, आप जॉब में भी जा सकते हो। कंसल्टिंग का कल्चर यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कंसल्टेंट्स को एंगेज कर रहा है काफी गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, एमसीए हो गया, वहां पे भी सीएस को एज अ कंसल्टेंट हायर किया जा रहा है। अभी सीएस को रिसेंटली एलिजिबल किया है टीचिंग लाइन के लिए, पहले नहीं थे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कोचिंग के लिए सीएस को काफी जगह एलिजिबल किया गया है। तो एवेन्यूज जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो बस वही है कि लेकिन आपको अभी से एज अ स्टूडेंट ही, कि नहीं, ये नहीं सोचना कि प्रोफेशन सीए बनने के बाद, अभी से आपको जो है वो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अभी पढ़ाई की क्वालिटी, और बाद में जो है अपने काम की क्वालिटी। तो वो आपको थ्रू एंड थ्रू पहले से, अभी से लेकर सीए बनने तक वो मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे लगता है सीए वाला तो आपको मोटा मोटी आइडिया मिल गया। अब हम आते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे कुछ क्वेश्चन थे, अभी तो क्लियर हो गया कि अभी आपको फाउंडेशन के लिए सोचना है। अब अगर आपने ये होल हार्टेडली डिसाइड कर लिया कि आपको सीए बनना है, अब आपके जो मेन क्वेश्चन आ रहे थे उसके साथ ही अभी आपका सबसे बड़ा पॉइंट था कि सीयूईटा का एंट्रेंस देंगे कि नहीं देंगे। देखो सीए के साथ आपको क्या है ना, सीए बहुत सारी चीजों में एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन माना जाता है, बट सीए के साथ ये चीज है कि ये ग्रेजुएशन माना भी नहीं जाता है। किसी किसी कंटेक्स में ये ग्रेजुएशन माना भी नहीं जाता है, बट बहुत जगहों पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इक्विवेलेंट टू पीजी। जैसे सिविल सर्विस की बात करता हूँ, क्या आप सीए, अगर आपने खाली सीए किया और ग्रेजुएशन नहीं की है, तो क्या आप सीए के बाद सिविल सर्विस दे सकते हो? द आंसर इज यस। सीए के बाद आप नेट दे सकते हो? द आंसर इज यस। सीए के बाद आप पीएचडी कर सकते हो? द आंसर इज यस। बट दूसरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि जैसे नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जैसे एमबीबीएस होगा, इंजीनियर होगा, वहां पे अगर बच्चा एंट्रेंस पास कर लेता है फिर वो कुछ ना कुछ करके डॉक्टर तो बनता ही है, बट सीए में ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर आपको पूरी गाइडेंस और डेडिकेशन फाइनल तक नहीं रही, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल पे बाहर होते हैं, और उनके साथ फिर दिक्कत ये होता है, अगर उनने उस दौरान में ग्रेजुएशन नहीं की थी साइड में, तो 4-5 साल बाद अगर वो सीए छोड़ रहे हैं, तो ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, अल्लाह ताला ने रोजगार तो रखा ही होता है, वो कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिर वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो वो एक फैक्टर आता है मेरे हिसाब से कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बट मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, तो मैं होल हार्टेडली डेडिकेटेड था कि भाई मेरे को सीए करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को सीए करना है। मैंने बीकॉम का एडमिशन किया था बारामूला डिग्री कॉलेज से,
बट मैंने कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन का नहीं दिया, मैंने हमेशा सीए के लिए पढ़ाई कर ली और मुझे ग्रेजुएशन की जरूरत तब नहीं पड़ी। आज की डेट में मैं कर रहा हूँ इग्नू के थ्रू जो सीए वाला रहता है, बट मैंने तब उस दौरान में ग्रेजुएशन नहीं किया, ये मेरा पर्सनल है। बट नईम भाई ने जितना मुझे याद है इन्होंने सीए के साथ साथ वो ग्रेजुएशन चूज कर ली जो सीए स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का एमओयू है विद इग्नो। सीए इंस्टीट्यूट जो है इनका एमओयू है विद इग्नो कि कोई भी बच्चा अगर सीए फाउंडेशन पास किया है और सीए इंटरमीडिएट पास किया है, क्योंकि ये माना जाता है कि इनको इतनी नॉलेज तो है ही, तो उनको बोला जाता है आपको ये और कुछ 6 पेपर है वो पास करने थे, जिनमें क्या होता है इंग्लिश ही होता है, बेसिकली ज्यादातर इंग्लिश ही होती है और इंटरनेशनल ट्रेड करके एक सब्जेक्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके होता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है कि ये 6 पेपर अगर आप पास करोगे इग्नो के, प्लस जो आपने ये सीए की पास कर ली है सीए इंटरमीडिएट तक, फाउंडेशन इंटरमीडिएट का, इन दोनों का मिला के पूरा आपको बीकॉम की डिग्री देंगे। इसी तरीके से अगर आपने सीए फाइनल पास कर लिया है तो आपको फिर वो 5 पेपर और पास करने होते हैं तो आपको एमकॉम मिलती है। तो एक सीए स्टूडेंट अगर इंटरमीडिएट भी पास करता है तो वो ग्रेजुएशन वहां से भी कर सकता है। या उसके पैरेलली हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने क्या किया, रेगुलर कॉलेज से भी एडमिशन किया था। तो यहाँ पे सीए के लिए जब वो पढ़ाई करते थे तो कॉलेज में जो, जैसे नईम भाई ने स्टार्टिंग में बोला, तो वो बीकॉम कुछ खास होती नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे सीए के लिए ही पढ़ाई करते थे और बीकॉम के लिए उन्हीं के लास्ट कुछ दिनों में पढ़ाई करते थे, तो साइमल्टेनियसली उन्होंने सीए के साथ ग्रेजुएशन भी कर ली। बट देखो अभी आपको हमने पूरा करिकुलम बता दिया, जैसे आपका कल सीयूटी में एंट्रेंस होगा, आप सीयूटी का एंट्रेंस मेरे हिसाब से दे दो, आप नजदीकी कॉलेज ले लो, आपको नवंबर में दिसंबर में सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, अगर एग्जाम क्लैश हो रहा है तो उस वक्त एग्जाम मत दे दो, वो मतलब सीए वाला एग्जाम दे दो, ग्रेजुएशन वाला एग्जाम आप बाद में भी दे दो, सीए सीए में आपको बहुत टाइम मिलेगा। फिर जो क्रूशियल स्टेज आएगा कब, जब आपको वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि बीच में आपका डिस्टेंस मोड पे हो रहा है। ग्रेजुएशन के लिए आपको जो वो वाला करिकुलम है उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, आप सीए का अगर पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा पढ़ के आपको वो एग्जाम पास कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ ग्रेजुएशन, उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ टाइमिंग मैनेज करनी है। तो बट उसमें हमारा अभी अभी के लिए सजेशन रहेगा कि, मेरा सजेशन रहेगा, नईम भाई की भी आपको अपनी राय बता देंगे, आप सीयूटी का एंट्रेंस दे दो, नजदीकी कॉलेज वहां पे ले लो, और बट पढ़ाई सिर्फ सीए की कर लो। जब वहां पे एग्जाम्स का टाइम आ जाएगा तब आप एग्जाम दे दो। अब अगर क्लैश हो रहा है सीए का एग्जाम और उसका एग्जाम जाए बाद में, सीए का एग्जाम दे दो, बाद में फिर और टाइम मिलेगा तब करो। दिक्कत आपको सिर्फ क्या आएगी, एक तो जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आएगी तब, बट तब तक भी आपका 1.5 साल शायद कवर होगा, और दिक्कत अगर आएगी वो आएगी आपकी अटेंडेंस की, वो अटेंडेंस आपको मैनेज करनी पड़ेगी। वो अटेंडेंस अगर आप मैनेज कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपेरेंटली मेरी सजेशन है कि आप क्या करो, आप एडमिशन करते रहो, फिर आगे देख लेते हैं अल्लाह ताला ने क्या लिखा होगा। नहीं भाई आप थोड़ा इसके बारे में और बता दीजिए, हाँ, जो आपकी सजेशन क्या है? जो सबसे मेजर क्वेरी थी वो यही थी कि हम कैसे करेंगे अप्रोच। तो ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन बन रहा है कि अगर सीए का एंट्रेंस नहीं हुआ तो 1 साल के बाद तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ पे खड़े होंगे। तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो भी अभी हमारे साथ कनेक्टेड है, हम 3 कैटेगरीज में सब उनको डिवाइड करेंगे। आप फिर खुद देखो कि मैं किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। एक कैटेगरी में ऐसी बना रहा हूँ जो श्योर है 80% से 100% के बीच में, बिकॉज हर किसी को अपने आप के बारे में पता होता है कि मैं एंट्रेंस कर लूंगा और मुझे सीए ही करना है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो भी हमारे साथ है, जो हमारे से पढ़े हुए हैं, जो करेंगे भी, और उनका जो विलिंगनेस है कि हम करेंगे, कि उनको पता है कि हमें यही करना है। तो अगर आप 80 से 100% के बीच में श्योर हो कि हाँ मुझे जो है सीए ही करना है और सीए मेरा अल्टीमेट गोल है और बाकी सब सेकेंडरी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगा कि आप सीए का जो है एडमिशन कर लो, ठीक है। और साइमल्टेनियसली एंट्रेंस के बाद, जैसे ही आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और वो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आई थिंक जैन तक आपको पता चल जाएगा, दिसंबर या जैन तक पता चल जाएगा कि हम हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया। जैसे ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इग्नो में जाके, वो भी ऑनलाइन ही होता है आजकल, आजकल कोई ऑफलाइन उसमें नहीं है, ऑनलाइन इग्नो की साइट पे जाके आप एडमिशन ले लो। बी कॉम A&F करके डिग्री का नाम है, बी कॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बी कॉम स्पेशलाइज इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। वो क्या डिग्री है, वो जो सर ने बताया कि एक MOU है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इग्नो का और ICA का, जो सीए स्टूडेंट्स है उनके लिए खाली 4 या 5 पेपर देके आपका बीकॉम की डिग्री आपको मिल जाएगी। और वो इक्वली वैलिड है जैसे आपकी रेगुलर डिग्री वैलिड है, यानी पीजी के लिए वैलिड है, नौकरी के लिए वैलिड है, एकेडमिक्स अगर आपको पाथ बनाना है उसके लिए, यानी वो हर पर्पस के लिए वैलिड डिग्री है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप श्योर हो 80 से 100% कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और आप होली एंड सोली फोकस्ड एंट्रेंस पे हो,
और आप ये नहीं चाहते कि आपका टाइम भी वेस्ट हो, कि आपका दो जगह टाइम वेस्ट हो, कॉलेज आने जाने का, वहां पढ़ने का, अटेंडेंस का। तो आप क्या करो, आप उसमें कभी एडमिशन ना लेके उसमें आप सिंपली बीकॉम A&F करोगे एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप उतना श्योर नहीं हो, 50-50 हो कि होगा नहीं होगा। तो ऐसी कैटेगरी जो 50 से 80 के बीच में फॉल कर रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि हायर चांसेस है क्वालिफाइंग के, और हम पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि कल को अगर नहीं हुआ तो हमारा एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें आप ये कर लो, कोई ऐसा कॉलेज देख लो, कोई ऐसा कॉलेज मैनेज करो, वो आप पता करो। वो पता करने से पता चल जाता है लोगों से बात करके, जहाँ अटेंडेंस का उतना इशू नहीं है। हाँ, ये भी हमारे नॉलेज में है कि अब अटेंडेंस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, पहले वाला जमाना नहीं है कि कोई और जाके प्रॉक्सी लगाता था, वो सब ये सब अभी थोड़ा कम हो गया, अभी कॉलेज अटेंडेंस में स्ट्रिक्ट है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज अभी ऐसे भी जहाँ नहीं पढ़ाई होती, और एंट्रेंस के बारे में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगा आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है 11th-12th का, कि मेरी कुछ कजन्स है, छोटे भाई बहन है, जो एंट्रेंस के लिए, जो 11th से ही नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे हायर सेकेंडरीज चूज किए जहाँ एंट्रेंस बहुत कम थी। एंट्रेंस थी लेकिन बहुत कम थी, यानी आपको हफ्ते में 2 बार या 1 बार जाना पड़ता था। तो उनका क्या हो गया, वो 11th-12th में खाली एडमिशन के लिए वहां पे एडमिशन किया हुआ है, वहां को कभी गए नहीं है स्कूल, कभी हायर सेकेंडरी देखा नहीं है। वो 11th से ही जो है वो डेडिकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, आकाश में जाके या कहीं और जाके पहले से अपना नीट के लिए पढ़ रहे हैं। तो उस टाइप की अप्रोच आपको करनी है कि आप सीए के लिए पढ़ रहे हो, आपका खाली वहां पे फॉर्म लगा हुआ है और कुछ नहीं है। जैसे सर ने बताया कि बाद में वो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन फॉर्म इसलिए लगा हुआ है कि हो सकता है कल को जो है ना क्वालिफाई हुआ तो आपको वो एक साल वेस्ट नहीं होगा, ग्रेजुएशन में आपको वो ग्रेजुएशन में कंसिडर होगा। लेकिन कॉलेज ऐसा देखना जहाँ एंट्रेंस आपकी मैनेज हो, ताकि आपका 80 से 70% टाइम आपका सी एंट्रेंस पे जाए और 30% टाइम आपका वहां पे जाए। अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज देख लिया कि जहां आप जाके रोज सब असेसमेंट्स कर रहे हो, रोज उनके जो है असाइनमेंट्स कर रहे हो, रोज उन जा रहे हो 9 से 3, 9 से 5, तो आपका मेजोरिटी ऑफ टाइम सीए से निकल जाएगा, तो वो आपके लिए फिर ठीक नहीं है। उस तरीके का कॉलेज आपको नहीं ढूंढना है। तो जब आप प्रेफरेंसेस दोगे, फॉर्म में आपने प्रेफरेंसेस दी है, उस टाइप का कॉलेज आपको देखना है जहां आपको वो लिवरेज मिल जाए, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। उसके बाद अगर बिल्कुल ही मतलब उस कैटेगरी में हो कि आपका जो एक पॉसिबिलिटी है कि आपका कॉन्फिडेंस है कि 50% का, मैंने 3 कैटेगरी बनाई ना, 80 से 100, 50 से 80 और 50 से बिलो। अगर 50 से बिलो वाली कैटेगरी में आप हो कि आप अनश्योर हो कि क्या मैं मेहनत करके भी, पढ़ के भी क्वालिफाई कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, तो फिर आपके लिए ये है कि आप एक प्रॉपर कॉलेज में अपना रेगुलर एडमिशन लेके रखो, और साइमल्टेनियसली आप हर 1 महीने 2 महीने पे एसेस करो कि आपका कितना जो है वो सीए का पोर्शन कवर हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कवर हो रहा है, तो आप फिर ग्रेजुअली जो है उसको छोड़ के, बस एक फॉर्म ही तो भरना है, उसको छोड़ के फिर आप सीए को ही कंटिन्यू करोगे। लेकिन अगर आपको ये लगा डाउन द लाइन कि नहीं हो पा रहा, दो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, या सीए की पढ़ाई नहीं हो पा रही है सही से, तो फिर आप उस टाइम पे हो सकता है उसी एकेडमिक लाइन को ही चूज करो। तो उस अगर ये आप इस कैटेगरी में हो, तो आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करके, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स करो, चाहे आप बीबीए करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, तो उस एकेडमिक लाइन को आप फिर आप उसको सही से पकड़ोगे, उसको आप कंसिडर सीरियसली करोगे, बिकॉज वो आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 है, आपके लिए वो सेकंड ऑप्शन है जो आपके लिए एक वायबल ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप खुद की सेल्फ असेसमेंट करोगे कि आप खुद को कहाँ देख रहे हो इस मैट्रिक्स में, आप इस क्लासिफिकेशन में खुद को कहाँ देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको चूज करना है। तो जो बिल्कुल श्योर है उनको जरूरत नहीं है, वो बीकॉम एंड एफ करेंगे बाद में। मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया था, मैंने एंट्रेंस दिया, मेरे पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जब मेरा एंट्रेंस हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, तो अब मैंने जाके बीकॉम एडमिशन कर ली, बीकॉम भी कर लिया। बाद में अल्लाह ताला की मदद से फिर एमकॉम भी हो गई, और मुझे वो सारी डिग्रीज मिल गई जो नॉर्मली हम कॉलेज से ले लेते हैं। बीकॉम भी हो गया, एमकॉम भी हो गया, फिर आप चाहे नेट करो, आप पीएचडी करो, सब आप उस लाइन में फिर कर सकते हो। लेकिन वो तब जब आप श्योर हो कि मैंने सीए ही, मेरा प्राइमरी जो है वो सीए है, सीए आपका सेकेंडरी नहीं है। तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे। दूसरा, अब जो लोग खाली बीबीए करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे, बीबीए हम खाली बीबीए ही करना चाहते हैं, तो बीबीए आप करो अच्छे से। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि यहाँ के बिजनेस स्कूल्स, बी स्कूल्स की जो क्वालिटी है वो इस टाइप की नहीं है कि कल आपको मार्केट में आप एम्प्लॉयबल हो। होता है कि आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया आपने, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है एम्प्लॉयबिलिटी का। यानी एक बंदा जो कॉलेज से पास आउट है, या एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से पास आउट है, इसके पास डिग्री तो है, इसके पास नॉलेज भी है, लेकिन जब मार्केट में इसको डालते हैं जहाँ पे इसको एक्चुअली काम करना है, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी, यानी वो बंदा क्वालिफाइड है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है, बिकॉज वो काम नहीं जानता जो उसको चाहिए। तो उसके लिए आप अगर अभी से, जिसका जो सीए नहीं करना चाहता, बिकॉज कुछ होंगे जो सीए नहीं करना है, वो फिर ग्रेजुएशन बीबीए को सीरियसली करे,
और कोशिश करे कि अभी से अपने माइंड से को कैट के लिए प्रिपेयर करे, मैट के लिए प्रिपेयर करे। कोशिश करे कि 2 साल का एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से मिल जाए, कश्मीर यूनिवर्सिटी से बाहर, कश्मीर से बाहर, कोई अच्छे आईआईएम से, या कोई अच्छे, नॉट नेसेसरी आईआईएम, कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से, कोई अच्छे कॉलेज से। उस तरीके की रैंकिंग आपकी हो कि आपको एक अच्छे कॉलेज से 2 साल का एमबीए मिल जाए। अगर आपको 2 साल की एमबीए कोई अच्छी जगह से मिल गई तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और आपका स्किल सेट भी जो है एनहांस होगा। एक जनरल बात जो मैंने अपनी क्लासेस में बहुत बार रिपीट की है और यहाँ भी करूंगा, एक जनरल बात है इस सबसे बाहर, वो ये है कि जो आज का टाइम है, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, हमें अपने आसपास के चैलेंज को समझना चाहिए, क्योंकि अभी चैलेंज बहुत है। हमें इन चैलेंज को समझना है कि हम किस टाइम में रह रहे हैं। एआई चैलेंज है। एआई बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज से 20 या 30 साल पहले का कंप्यूटर था। तो उस टाइम पे किसी को ये नहीं पता था कि कंप्यूटर हर घर में होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि हर घर में, हर किसी के हाथ में एक छोटा मिनी कंप्यूटर होगा मोबाइल की शेप में, नहीं पता था कि कंप्यूटर तब नया था। एक सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था एक कमरे में और सब जाके उसको चलाते थे, वो भी टाइम था। लेकिन अगर आप 20 साल के बाद होगी कि अभी हर बच्चे के हाथ में एक एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर है आज के टाइम में। तो सेम एआई का हाल होने वाला है। आज से 20 साल के बाद एआई हर घर में होगा, हर हाथ में होगा। तो ये सब चैलेंज तो आपके सामने है ना, आप इससे बाहर तो नहीं हो ना, आप इसी सोसाइटी में रह रहे हो, इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये मैं एडिशनली बता रहा हूँ कि डिग्री अपनी जगह, आप सबको, इनफैक्ट हमको भी, जो आजकल के प्रोफेशनल्स है, आपको कोई स्किल एक्वायर करना पड़ेगा जो अलग है, जो डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ लोग। और वो ग्रेजुअली होगा, वो उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, जो मार्केट में सब नहीं कर सकते। बिकॉज जो चीज मार्केट में सब कर सकते हैं और वो आप भी करते हो, तो उससे आपको कोई डिफरेंशिएशन आपकी नहीं हो रही है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको जस्ट शेयर करूंगा ताकि आपके माइंड में रहे। आप सैप सीख सकते हो, 6 महीने का कोर्स ले लो। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कभी 2 महीने का गैप मिल गया, छुट्टियां मिल गई 2 एग्जाम्स के बीच में, जाके 1 महीने का टैली सीख लिया, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लिया। डेटाबेस आज के टाइम में इतना सही चल रहा है और इतना एम्प्लॉयबिलिटी उसमें है, अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सीख रहे हो, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, तो कोई भी स्किल बेस्ड कोर्सेज या कोई भी स्किल बेस्ड जो चीजें आप सीख सकते हो, पिकअप कर सकते हो, वो आप करो। अगर आप चैट जीपीटी में की जो है उसको सही से सीखोगे, उसमें अच्छा स्कोप है। एआई का यूजेज वो कैसे करना है वो सीखो। 5-6 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार में अच्छे कोर्सेज हो जाते हैं और जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो जो टाइम आज के टाइम में वो स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट का है, ना कि डिग्री बेस्ड एम्प्लॉयमेंट का। तो डिग्री बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अगर आपको मिल भी गई तो वो काफी हद तक आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे आगे, फिर जो आजकल के चैलेंज है। तो वो चैलेंज भी आपको माइंड में रखने हैं जब आप अपना करियर पाथ चूज कर रहे हो। आपको वो चैलेंज भी माइंड में रखने हैं कि हम किस टाइम में रह रहे हैं, अभी नई नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है, अभी मार्केट में बज़वर्ड्स क्या है, डेटाबेस बज़वर्ड है, डेटा साइंस बज़वर्ड है। वो क्यों है? बिकॉज आजकल सब कुछ डेटा बेस्ड है। अब देखो आजकल कुछ भी, आप देखो डेटा के बगैर कुछ नहीं है। जो भी आजकल जो भी बिजनेस है वो डेटा बेस्ड है, डेटा एनेबल्ड जो है वो डेटा एनेबल्ड बिजनेसेस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने अपने आप को ना वो अवेयर रखना है, अपडेटेड रखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, हमें क्या सीखना है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कब की खत्म हो गई, ट्रेडिशनल जो सीए से वो भी कब के खत्म हो गए। तो मैं तभी स्टार्ट किया था कि पहले टाइम था कि सीए चाहिए, अब टाइम है कि अच्छा सीए चाहिए। तो वो सीए चाहने से अच्छा सीए चाहने वाला टाइम कश्मीर में आ गया है। अब लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि नहीं वो सीए अच्छा है, वो सीए ज्यादा बेटर चीजें कर रहा है। तो वो टाइम है, अब हम लोग अब उस टाइम में आ गए, तो वहां पे वो डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर हो गया। जैसे पहले होता था ना कि पूरे गांव में एक डॉक्टर है, कुछ भी होगा उसी के पास जाना है। लेकिन अब जब एक ही घर में दो दो डॉक्टर हो गए तो अब क्या होगा कि अच्छा डॉक्टर कौन है, किसकी दवाई से फर्क पड़ता है, किसका डायग्नोसिस अच्छा है। तो अभी वो स्टेज में हम कश्मीर में हैं, सीए इसको लेके, फ्रेटर्निटी को लेके। ठीक है, ओवर टू लतीफ साहब। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो मेजर अगर मैं लूंगा तो मेजर क्वेरी यही था कि अगर हमें सीए करना है तो वो सीए का आइडिया तो मिल गया। सीए के साथ हम ग्रेजुएशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उसका भी मुझे लगता है बहुत हद तक आइडिया मिल गया कि जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पर है उनके लिए बेस्ट रही है कि वो इग्नो वाला कर ले। और वो नहीं तो वो शुजात अभी भी ग्रुप में है तो शुजात के लिए है कि आप डीओ से कर सकता है, एसओआर वाला जो कंसेप्ट होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वहां से कर लो। रेगुलरली जाने की जरूरत आपको नहीं है। बट हाँ फिर बाकी सीयूटी का एंट्रेंस आपका है, फॉर द टाइमिंग आप एंट्रेंस दे दो बिकॉज आपका अभी दिसंबर में सीए फाउंडेशन का एग्जाम है तो एंट्रेंस देके वो जो नईम भाई ने आपको बता दिया कि ऐसा कॉलेज देखो जिसमें आपका अटेंडेंस वो हो जाएगा। अदरवाइज भी कहीं से भी करोगे वहां पे ग्रेजुएशन में कुछ फायदा तो होना नहीं है ऐसा, बस हाँ जॉब वॉब के लिए होगा। तो ग्रेजुएशन आप कहीं से भी कर लो, वहां से कर लो ताकि आप साइड से सीए भी कर सकते हो, मतलब अटेंडेंस आपकी मैनेज हो है। और अगर आप फिर ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो सीए नहीं कर रहे हो
तो साइड से ये स्किल सेट जो है ना वो अपने डेवलप कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम पे नॉर्मल ग्रेजुएशन से आपका कुछ नहीं होगा। आप बीबीए करना चाहते हो तो नहीं, मैंने आपको बीबीए के बारे में बोला कि फिर आपको कैट के लिए प्रिपेयर करना है, या बीबीए से भी थोड़ा बेहतर है कि आप इंटीग्रेटेड एमबीए भी कर सकते हो, बट यस बीबीए अगर खाली कर रहे हो तो जहन में रखो कि आपको अल्टीमेटली एमबीए टॉप बिजनेस कॉलेज से करना पड़ेगा। और फिर था सीए के साथ बीकॉम ऑनर्स, तो द पॉइंट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मल बीकॉम करो या ऑनर्स करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा फर्क। सीए करके ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं या नहीं भाई हम स्टार्टिंग में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू गए थे, मुझे नहीं लगता है ग्रेजुएशन का उतना ज्यादा वेटेज वो तब देखते हैं जब सीए आपका होता है। और सीए ओनली ऑप्शन है क्या? ऐसा नहीं है दोस्त, सीए के साथ भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, पर मुझे लगता है उनका स्कोप उतना ज्यादा नहीं है जितना सीए वाला है, जबकि उनका सिलेबस मोर और लेस सेम ही होता है, तो तभी हम ज्यादा प्रेफरेंस सीए को ही देते हैं। और इनफैक्ट एक क्वेश्चन नातिका का रहा बैंकिंग लाइन वाला, और मुझे नहीं लगता बाकी सब बच्चों का बैंकिंग लाइन वाला कोई क्वेश्चन होगा। नईम भाई ने बोला था इधर बता देंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि नईम भाई अगर ये जनरल नहीं रहेगा तो हम नातिका के साथ वन ऑन वन भी ले सकते हैं इस चीज को। नातिका आपको कॉल करेगी, आप उनको इंशाल्लाह कल या कभी और समझा देंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है नॉर्मली किसी और को क्वेश्चन होगा नहीं बैंकिंग लाइन वाला। नातिका अगर ग्रुप में अभी भी है तो आप एक बार नईम भाई से मैसेज कर देना, तो नईम सर आपको इसके बारे में गाइड करेंगे जो भी आपका कुछ एग्जैक्टली था, है ना नातिका? एक क्वेश्चन हम बात के लिए ले सकते हैं। ओके सर, ओके सर। नहीं भाई तो मैं जो आसंतल की मालूम मैं बस बेहतर हो अगर कोई ये क्वेश्चन ऑफलाइन ही नहीं हुई इनमें से डायरेक्टली से भी क्वेश्चन। बाकी सब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, नातिका से वन ऑन वन भी उसमें बात कर सकता हूँ उनसे। और मैं कल किसी का कोई है? अभी हम कंक्लूड करेंगे, 2 घंटे हो गए, आवाज एक्सपेक्ट नहीं कि आधे 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, एंड सुबह उठना भी है शहरी के लिए। किसी और का कोई और डाउट है जो अभी अनएड्रेस्ड रहा तो आप जल्दी बता दीजिएगा, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करेंगे। मैंने अपना नंबर डाला था, आप में से जिसके पास भी अभी तक नंबर नहीं था आप नंबर डाल उस पर मैसेज कर देना, तो हम इंशाल्लाह ग्रुप बनाएंगे, फिर बाकी कुछ होगा तो उसमें एड्रेस करेंगे उन सब चीजों को। तो एहतिशाम लिख रहे हैं कुछ बार बार। एहतिशाम आप बताइए, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? एहतिशाम लिख रहे हैं, अमर सिंह कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से अनम्यूट करके बता दीजिए। इन्होंने लिखा है, हाय सर, माय डाउट इज कि लाइक आई एम फ्रॉम कुलगाम, तो आई विल कम टू श्रीनगर डू ऑनलाइन कोचिंग फॉर सीए, एंड साथ ही है अगर मैं लाइक अमरसिंह कॉलेज से इग्नोर थ्रू बीकॉम कर लूं तो इज इट फेयर एंड पॉसिबल? हाँ पॉसिबल, ठीक है इनके लिए, ठीक है, बट बट इनको श्रीनगर आने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। हाँ वो एक पॉइंट शायद तो अमर अगर सिंह आप के। ऑनलाइन कोचिंग सीए की कर रहे हो, आपको श्रीनगर आके यहाँ पे डेरे का खर्चा लेने की क्या जरूरत है दोस्त? आप घर पे रहो, ऑनलाइन क्या होता है ना, ऐप में अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, या ये फिजिक्स वाला का जो कॉमर्स वाला का ऐप होता है वहां से आपको मिल जाएगा, जिस भी कोचिंग सेंटर का आप लोगे वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको श्रीनगर आने की जरूरत नहीं है। अमर सिंह कॉलेज क्या, अमर सिंह कॉलेज से वो बीकॉम जो होता है ना वो इग्नो वाला होता है, वो अमर सिंह कॉलेज क्यों आप बोल रहे हो? फिर वो तो बीकॉम वो भी ऑनलाइन ही होता है, उसमें भी आपको कहीं सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी, बाद में जब एग्जाम होगा तब जाने की जरूरत है। और वो भी आपको शायद अभी कोई फायदा नहीं होगा, वो तो आपको सीए फाउंडेशन के बाद होगा, जो बीकॉम वाला होगा मतलब इग्नो वाला होगा, वो तो आपको वैसे होगा सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के बाद होगा, वो अभी करने का कोई फायदा नहीं है। सर हम अब सीए का ग्रुप कब बनाएंगे? सीए का ग्रुप हमें क्लास 12 कॉमर्स नाम से है ही ग्रुप बना हुआ, उसका नाम चेंज करेंगे, उसमें बाकी को ऐड करेंगे। आप ग्रुप में हो क्या? तो सर नहीं, ये आप मुझे मैसेज कर देना अगर नहीं है कोई, तो हम उसी को ना उसी क्लास 12 कॉमर्स जो ग्रुप था ना उसको नाम चेंज करके वो करेंगे सीए, है ना? मैं बोल रहा हूँ मुझे मतलब लगता है उसी ग्रुप का नाम चेंज करेंगे। एक इन्वेस्टमेंट वाला भी था, वो भी हमारे साथ है या चले गए? जिसको वो इन्वेस्टमेंट चले गए, तवहीद नाम का लड़का था वो, मैं देख रहा था वो ग्रुप में है नहीं ऐसे, अच्छा वो चलिए, कभी अलग से देख। एग्जिट कर लिया है। ओके लतीफ सर जी बताइए। एडमिशन ले लूं हाँ शुजात। बीकॉम के लिए, अगर मैं बीयू में एडमिशन ले लूं सर, मेरा मतलब अगस्त तक इंटरमीडिएट का सिलेबस खत्म होगा यहाँ पे, हम्म एंडिंग अगस्त, तो सर फिर मेरा शुजात तुम्हारी वॉइस तो क्लियर सर नहीं आ अगर रही है, फिर बट मुझे तुम भी एक काम कर लेना, तुम मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना, कल कल बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है सर, मैंने फिर भी आपको ये ना एक लिंक भेजी ग्रुप की, ये ऑनलाइन क्लास की है लिंक है, तो आप ये शेयर कर सकते हैं इनके साथ जो ठीक है ऑनलाइन ठीक करते है हैं। ठीक है, बाकी तुम्हारा कुछ होगा शायद, हमारा तो नंबर तो है ही ना, तो कच्चे में मैसेज तो हम बात करते हैं उसमें ना, तुम्हारा ठीक है स्ट्रेट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जनरल वाला तो इनको आइडिया मिल गया।
जनरल वाला जिनको डाउट था, जो सीए करना चाहते हैं, तो शेख शुजात तो सीए इंटरमीडिएट में अभी, आईना है, अप्सरा है अभी ग्रुप में बनी हुई है, एहतिशाम है, फरीस है, कौसर, मोहम्मद मोहसिन, मुनज्जा, ओमनाश वर्मा, साहिबा, शबनम, शफीक। आप में से किसी को कुछ और डाउट रह गया? अदरवाइज हम सेशन को क्लोज कर लेते हैं। नो सर। ठीक है, फिर सेशन क्लोज कर लें अभी। इंशाल्लाह Yes, कल मिलते हैं, मतलब जो भी होगा आप ग्रुप में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ग्रुप हम ओपन रखेंगे, आपके कुछ और डाउट्स होंगे उसको हम वहां पे एड्रेस करेंगे, ठीक है? ठीक किसी है। को अगर नंबर नहीं है तो मैंने नंबर लिख दिया था चैट में, 9711374943। मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करता हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।